नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के बारे में। अगर आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में हैं और समाज शास्त्र आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपको पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाज शास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं का परिचय आपको समझना होता है। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, पूरा विस्तार से विश्लेषण के साथ अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बेसिकली यूं कहे तो अतिशयोक्ति ना होगी कि यह पूरा का पूरा पेपर ही मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूं। ये अब की बार का ही पेपर है, 2025-26 का पेपर है। 26-27 के लिए इंपॉर्टेंट होगा, 28-29 सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी में समुदाय, समिति, समाज, संस्था, लोकाचार, जनरीति, रूढ़ियां, सामाजिक स्त्रीकरण, भूमिका, परिस्थिति, इन तमाम प्रकार के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते रहते हैं। तो आखिरकार वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पिछले कई वर्षों में परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं और अब की बार के पेपर में भी आए हैं। वैसे पेपर मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन ये पेपर जो है इसलिए मैंने चुना क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजेपीआर बरेली, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिलवस्तु दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, ऐसे तमाम प्रकार के, मध्य प्रदेश के तमाम सारे विश्वविद्यालयों के बच्चे इससे पढ़ सकते हैं और आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय के बच्चे और केंद्रीय विश्वविद्यालय के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, जो कि सोशियोलॉजी का सिलेबस सभी में सेम ही रहता है। ठीक है, तो मैं बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आपको बताऊंगा, बहुत ही बेटर अंदाज में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब आइए बिना समय गंवाए हुए मैं एक चीजों पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। कैसे लिखना है, किस तरीके से क्या करना है, सब कुछ आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 सोशियोलॉजी का पेपर है। ये अभी पेपर 2-3 दिन पहले का पेपर, 2-3 दिन पहले पेपर हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कितने दिन पहले बेटा? 2-3 दिन पहले पेपर हुआ है और इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आज की वीडियो के माध्यम। थोड़ा सा मैं पेपर क्लियर करवा दूं ताकि पेपर अच्छे से आपको दिखे। चले, तो 2 घंटे का पेपर आपका होगा और 75 नंबर का पूर्णांक आपका होगा। ठीक है, कितने नंबर का पूर्णांक है बाबू? 75 नंबर का पूर्णांक है। इंस्ट्रक्शन आपसे दी जाएंगे कि आपको ऑल सेक्शंस में से सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं निर्देश के अनुसार। सभी खंडों से निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय, खंड सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मैं पेपर दिखा रहा हूँ, पेपर के बाद में मैंने लिख करके बढ़िया तरीके से एचडी क्वालिटी में सॉल्व किया, तो आपको स्पष्ट दिखेगा बाद में। ठीक है, पहले प्रश्नों को देख लीजिए पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। पैटर्न देखें। इस पहला जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें आपसे कहा गया है, नोट कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स। यानी इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 3 नंबर का एक प्रश्न, 10 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। ये अति लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है व्हाट इज सोशियोलॉजी, यानी समाज शास्त्र क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज शास्त्र की परिभाषा इसमें आप लिख देंगे, समाज शास्त्र का अर्थ बता देंगे, आपका हो जाएगा काम। क्योंकि आप यहीं पे बता देंगे कि समाज शास्त्र 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सोशियस और लोगस शब्द। ठीक है, सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है, लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है। और 1838 में सोशियोलॉजी शब्द का जो है बात किसने करी थी? अगस्त काम्टे साहब ने करी थी। इसीलिए अगस्त काम्टे को क्या कहते हैं? अगस्त काम्टे को समाज शास्त्र का जनक कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इसको सोशियोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है, उन्होंने कब दिया था? 1838 में इसको सोशियोलॉजी शब्द दिया गया। अच्छा, 1838 से पहले क्या समाज शास्त्र का अध्ययन नहीं था? 1838 से पहले समाज शास्त्र को समाज शास्त्र के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक भौतिकी के रूप में जानते थे, सोशियो फिजिक्स के नाम से जानते थे। ठीक है, सामाजिक भौतिकी कहते थे। सामाजिक भौतिकी का नाम भी किसने दिया था? अगस्त काम्टे साहब ने ही दिया था। पॉजिटिव पॉलिटी, पॉजिटिव फिलोसॉफी नाम की पुस्तकें लिखते रहिए। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा अगस्त काम्टे ने दी है। ठीक है, यानी विज्ञान, समाज शास्त्र को एक विज्ञान बताते हैं। विज्ञानों का संस्करण का सिद्धांत दिया, बताया पहले गणित का विकास होता है, गणित के बाद में फिर खगोल, गणित के बाद में फिर आप देखते हैं भौतिक शास्त्र का, फिर बायोलॉजी का, इन सभी का ऐसे विकास होता रहता है। और सबसे लास्ट में जो विज्ञान आपका है वो आपका सोशियोलॉजी होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, क्लेरिफाई द कम्युनिटी, समुदाय को स्पष्ट कीजिए। मैं यहाँ पर आपको अभी बता दूंगा तो फिर आपको जब उसमें समझाऊंगा तो रिपीटेड हो जाएगा और समय बहुत लंबा लग जाएगा। समुदाय आप सभी को पता होता है, हम की भावना पाई जाती है
लोगों का एक समूह होता है जो अपना सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए उसी वातावरण में बना रहता है। इसकी सदस्यता जो होती है वो स्वतः जन्म से ही प्राप्त होती है आपको। क्लियर? समुदाय जैसे एक गांव एक समुदाय है। मैं पूरा विस्तार से भी आपको समझाऊंगा, पहले आप प्रश्नों को देख लें। व्हाट इज प्राइमरी ग्रुप, यानी प्राथमिक समूह क्या होता है? प्राथमिक, जैसे परिवार एक प्राथमिक समूह होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। समूहों को प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूहों में चार्ल्स कूले नाम के विद्वान है, उन्होंने बांटा है। ग्राह समदर ने समूहों को दो भागों में बांटा है, बाह्य समूह और अंतः समूह। उनकी एक पुस्तक है ग्राह समदर की, फोकबेज, उसी फोकबेज नहीं, हाँ फोकबेज पुस्तक है, उसी पुस्तक में उन्होंने बांटा है। ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। डिफाइन फैमिली, परिवार को परिभाषित कीजिए, परिवार के बारे में, ठीक है, बताना है आपको। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है गिव द डेफिनेशंस ऑफ मैरिज, विवाह की परिभाषा दीजिए। सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको पहले से समझा रखे हैं, फिर भी आप देखें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रिलीजन, रिलीजन क्या है, धर्म क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बाबू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चर, यानी संस्कृति से आप क्या समझते हैं, कल्चर क्या होता है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर, यानी अभौतिक संस्कृति की को स्पष्ट करें। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति की उदाहरण आगमन और निम्का आपने दी है, पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा। सांस्कृतिक विलंबना की उदाहरण, इसको अंग्रेजी में कल्चरल लैग कहते हैं, सब कुछ आपको समझाने का प्रयास रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन कल्चरल रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षवाद पर टिप्पणी कीजिए, क्या होता है ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मतलब कि यानी एकलरेशन, जिसको आप कह सकते हैं पर संस्कृति ग्रहण, यानी दूसरी की संस्कृति को ग्रहण करना, इससे आप क्या समझते हो। तो ये सारे प्रश्नों को मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, ठीक है। 50 शब्दों में आपको उत्तर देना होता है, लेकिन मैं 100-150 शब्दों में आपको समझा करके बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। खंड बा में आपको 8-9 प्रश्न आपको दिया थे, जिनमें से आपको 3 प्रश्न करने होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स। अगर 4 प्रश्न बोलेगा तो 150 शब्दों में करने के लिए बोलेगा, ठीक है। इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपको होना चाहिए। कह रहा है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, क्या कह रहा है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, यानी समाजशास्त्र और इतिहास के संबंध की विवेचना कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन से डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी, यानी मानव तथा पशु समाज में क्या अंतर है, इसके बारे में बताएं। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लघुत्तरीय का कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसने बांटा है प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह को, किसने बांटा है, चार्ल्स कूले ने बांटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी, समाज में धर्म का महत्व क्या है, धर्म के महत्व के बारे में बताएं या उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज फैमिली, यानी परिवार क्या है। डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ फैमिली, परिवार क्या है, परिवार के प्रमुख प्रकारों की विवेचना कीजिए। प्रकार माने उसके कार्य, परिवार का क्या काम होता है उसके बताएं। 7वां प्रश्न है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोकबेज, यानी जनरीतियों की प्रकृति की व्याख्या की। जनरीति क्या होती है, फोकबेज माने जनरीतियां, जनरीतियों की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। वहीं पर अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 8वां नंबर प्रश्न है स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सेटेड, ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया था। वहीं पर अगला क्वेश्चन आपसे आया हुआ है बेटा, देखिए अगला प्रश्न पेपर में पूछा गया था, 9वां नंबर प्रश्न है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी एंड वर्टिकल मोबिलिटी, एक्सप्लेन द डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ, यानी कि क्षैतिज गतिशीलता और उदग्र गतिशीलता में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, दोनों में अंतर बताएं, दोनों से आप क्या समझते हैं उसका भी बताएं। बढ़िया क्वेश्चन थे, संपूर्ण सिलेबस को कवर करने वाले क्वेश्चन है और सभी विश्वविद्यालयों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी सेक्शन सी की बात की है तो यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। इसको 1 या 2 प्रश्न आपके लिए करने के लिए बोलेगा। 400, 450, 500 शब्दों में आपके लिए शब्द सीमा होती है, ठीक है। अब प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रश्नों को आपको देखना। प्रश्न डेफिनेशन सोशियोलॉजी एंड डिस्कस इट्स स्कोप, यानी समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। 11वां क्वेश्चन से सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी डिस्कस विथ एग्जांपल्स, समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। इसको इसने कहा था समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकाइबर पेज ने कहा था। उसी कोटेशन पर आधारित ये प्रश्न पूछा गया है कि समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, उदाहरण के सहित विवेचना कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन से कैसे करेंगे विवेचना, सब कुछ आपको आगे के वीडियो में अभी चर्चा करने का प्रयास हम करते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, सारे प्रश्नों को मैं बताऊंगा।
डिफाइन मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, व्हाट आर इट्स डिफरेंशिएट टाइप्स, यानी सामाजिक संस्था के रूप में विवाह की परिभाषा दीजिए, इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से विवाह के उसके बारे में बताएं। विवाह कई प्रकार के तो समझेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका डिफाइन स्टेटस, डिफरेंशिएट बिटवीन एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस, यानी परिस्थिति की परिभाषा दीजिए, प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियां क्या होती हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बताइए। स्थिति माने सिचुएशन, आपकी सिचुएशन क्या है। प्रदत्त माने होता है जो आपको मिली हुई है, पहले से मिल गई, जन्म लेते ही मिल गई, उसको प्रदत्त कहते हैं। अर्जित माने जो अपने बल पर आपने अर्जित किया, उसको अर्जित परिस्थिति के नाम से जानते हैं। पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अब आइए हम चर्चा करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपके हमने भी बताया उसके आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो खंड आ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। प्रश्न पहला था क्या आपका, समाज शास्त्र क्या है, व्हाट इज सोशियोलॉजी, प्रश्न पूछा गया था। आइए समाज शास्त्र को समझते हैं। समाज शास्त्र है क्या। समाज और शास्त्र, सोशियस और लोगस दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। सोशियस शब्द ग्रीक भाषा का शब्द, सोशियस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा का शब्द है आपका लोगास शब्द। लोगास से बना है लोजी और सोशियस से बना है बेटा समाज, या ठीक है सोशियस से क्या बना, समाज शब्द, यानी सोसाइटी शब्द का उत्पत्ति हुआ है। सोसाइटी, समाज क्या होता है, सामाजिक संबंधों का जाल होता है और इसी सामाजिक संबंधों के जाल को अध्ययन करने के लिए जिस विज्ञान या शास्त्र का प्रयोग किया जाता है उसको हम समाजशास्त्र कहते हैं। क्लियर, लिखेंगे आप सभी लोग। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज, सामाजिक संबंधों, मानवीय अंतःक्रियाओं और सामाजिक संस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। सरल शब्दों में इसी चीज को कहे तो यह हमें बताता है समाजशास्त्र कि समाज कैसे बनता है और समाज कैसे काम करता है। कौन सा विषय, समाजशास्त्र हमको ये समझाता है कि समाज कैसे बना है, समाज कैसे काम करता है, समाज के नियम, मूल्य, कायदे सब क्या क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, उस सभी का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र वही होता है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति की बात की या अर्थ की बात की, समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। मैंने आपको कई बार समझाया भी है इस बारे में। देखिए, सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है। लैटिन भाषा का शब्द है सोशियस, इससे बना है सोसाइटी जिससे हिंदी में समाज कहते हैं, और दूसरा शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका नाम है लोगास। लोगोस शब्द जो है इसका मतलब इससे बना हुआ है लोजी। कहीं पर भी अगर लोजी शब्द आता है इसका मतलब कि वो ग्रीक भाषा के लोगास शब्द से बना हुआ है। लोजी शब्द किससे बना हुआ बेटा, ग्रीक भाषा के लोगास शब्द से बना हुआ, जिसका मतलब क्या होता है, शास्त्र या विज्ञान। क्लियर, मिलकर के बना है। अगस्त काम्टे महोदय को इसका जनक माना जाता है, किसको, समाजशास्त्र का, क्योंकि उन्होंने ही सोशियोलॉजी को सोशियोलॉजी कहा था। कब कहा था, समय था बेटा 1838 का। उसी 1838 ईस्वी में अगस्त काम्टे साहब जो कि फ्रांस के बहुत बड़े विद्वान हैं, समाजशास्त्री थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी कहा। और 1838 से पहले यही अगस्त काम्टे इसको सामाजिक भौतिकी यानी सोशियो फिजिक्स के नाम से इसको जानते थे। समाजशास्त्र को पहले समाजशास्त्र मानव शास्त्र का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, इस तरीके से समाजशास्त्र के उद्भव में, इसके विकास में फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है समाजशास्त्र के अध्ययन को। तो सबसे पहला देश जो समाजशास्त्र का अध्ययन करता है वैज्ञानिक, वो है फ्रांस। उदाहरण के रूप में जैसे एक डॉक्टर शरीर की जांच करता है, वैसे ही समाजशास्त्र जो होता है समाज की समस्याओं का जांच करता है। जैसे गरीबी कैसे आई, जातिवाद कैसे आया, इसको खत्म कैसे किया जाएगा, सब कुछ समाजशास्त्र अध्ययन करता है और रिश्तों की जांच करता है कि इस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। तो आपको उदाहरण के माध्यम से सरल शब्दों में मैंने बताया कि समाज होता क्या है। समाज हमारे और आपसे मिल करके बनता है। समाज, सबसे पहली बात है, समाज आपको दिखता नहीं है, समाज दिखता नहीं बेटा, ठीक है यानी समाज अमूर्त अवधारणा है दिखने का मतलब यह है कि आप इसको ना तो छू सकते हैं और ना ही इसको स्पष्ट देख सकते हैं, क्योंकि आप मनुष्यों के समूह को तो देख सकते हैं और छू सकते हैं, लेकिन आप संबंधों को नहीं देख सकते। किसी ने आपने संबंध देखा कि भाई लाल लाल संबंध जा रहा है, पियर पियर संबंध जा रहा है, हरियर हरियर संबंध जा रहा है, कभी आपने सुना? संबंध जो होते प्यार, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब आपको दिखते हैं, ये सब विचार होते हैं। विचार दिखते नहीं हैं, संबंध दिखते नहीं हैं, यानी कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है और उसी अमूर्त अवधारणा का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को, खास करके वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले शास्त्र विज्ञान को हम समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी शब्द से उसको संबोधित करते हैं। समाज शास्त्र ये रहा। दूसरा टर्म है आपका समुदाय को स्पष्ट। समुदाय, समुदाय समाज शास्त्र का एक अभिन्न अंग है।
समुदाय व्यक्तियों का एक संगठन होता है जो समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपस में जुड़ा हुआ होता है। जैसे एक गांव एक समुदाय होता है। अभी आगे चल करके हम और समझते हैं, इसमें हम की भावना पाई जाती है और समुदाय एक दूसरे समुदाय से बिल्कुल अलग होता है और अपने आप में ही पूर्ण होते हैं समुदाय। देखेंगे जब किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, यानी इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, यानी कि एक सीमा होती है कि जैसे एक गांव की सीमा हो गई, भाई इतने दूर तक एक गांव लगता है, तो उसमें रह रहे लोगों का संगठन जो होता है उसी को समुदाय कहते हैं। उनके नियम कायदे अलग अलग अपने होते हैं, सभी एकता की भावना से जुड़े हुए रहते हैं और जन्म लेते ही उस गांव के सदस्य रहते हैं वो, ठीक है। यानी इसकी सदस्यता जो है अनैच्छिक होती है, आप अपनी मतलब इच्छा से ना तो त्याग सकते ना ही ले सकते हैं, ये जन्म से ही आपको प्राप्त होती है। तो जब किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में व्यक्तियों का एक समूह इस प्रकार रहता है कि उनके बीच हम की भावना, यानी कि बी फीलिंग आती है कि हम सब एक हैं, हम की भावना, मैं की भावना नहीं, हम की भावना पाई जाती है, तो उसे हम समुदाय कहते हैं। बड़े सरल परिभाषा है, ठीक है। समुदाय की विशेषता यह है इसकी कि समुदाय के लिए एक निश्चित स्थान का होना बहुत जरूरी है, उसका सीमा फिक्स होती है, निश्चित भूभाग होता है। सामुदायिक भावना दूसरी इसकी अनिवार्य शर्त होती है कि सभी लोग आपस में मिलजुल करके काम करेंगे, अनिवार्य है। यह स्वतः विकसित होता है, इसके लिए मनुष्यों का कोई संगठन विकसित नहीं करता है, लेकिन समुदाय का विकास स्वतः होता है, ठीक है। और समान उद्देश्य के क्या होता है, इसका समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति जो होते हैं जुड़े रहते हैं। इसे योजना बना करके नहीं बनाया जाता, जबकि समितियां जो होती बेटा, कोई समिति आप बनाते तो योजना बना करके समितियों को बनाते, समितियों को योजना बना करके हम बनाते हैं और जब योजना हमारी सफल हो जाती है तो उसको हम भंग कर देते हैं। यानी समितियां बनाई जाती है मनुष्य के द्वारा योजना बना करके और भंग भी हो जाती है, जबकि समुदाय जो होता है वो स्वतः विकसित होता है, उसको कोई किसी प्लान के तहत हम नहीं बनाते, नहीं उसमें योजना नहीं बना करके हम उसको बनाते हैं, ये स्वतः विकसित होता है, अपने आप समाज होता है, सॉरी समुदाय अपने आप विकसित होता है। समुदाय में हम की भावना पाई जाती है, समुदाय जो है कभी भंग नहीं होता, समुदाय की प्रकृति अस्थायी होती है जबकि समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। इन चीजों को आप बहुत बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये लेक्चर्स आपके लिए उतना महत्वपूर्ण है जितना कि आपके शरीर में के लिए भोजन, वैसे ही परीक्षा के लिए कैप्सूल बहुत जरूरी है। आज आप इसको एकदम से रट लीजिएगा। उदाहरण के रूप में मैं समझाऊं तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक गांव या एक छोटा कस्बा समुदाय का सबसे अच्छा उदाहरण दे सकते हैं आप, जहां लोग एक दूसरे से भावात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति का, अगर दूसरे गांव का व्यक्ति आपके गांव के किसी व्यक्ति को मारता है तो आपकी हम की भावना जग जाती है और आप अपने गांव के उस बच्चे की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये होती हम की भावना। और एक ही क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, एक ही संस्कृति होती है, एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही खान पान रहता है, पहनावा ओढ़ावा एक जैसा रहता है, ये होते हैं समुदाय। गांव या आपका एक कस्बा एक समुदाय का अच्छा उदाहरण हो सकता है। आगे देखते हैं। हाँ, एक बात यहीं पर और ध्यान रखेंगे कि जो छात्र छात्राएं हमसे जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139 पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर का अभी कोर्स का जो ऑफर है वो चल रहा है। यानी जो बच्चे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करेंगे उनकी फीस में 50 रुपए की छूट लग चुकी है, क्योंकि पहले की फीस कितनी थी आपकी, 100 रुपए एक सेमेस्टर की फीस थी, 100 रुपए की फर्स्ट सेमेस्टर की। लेकिन अब फर्स्ट सेमेस्टर आपका पेपर होने वाला है, इसीलिए आपके लिए ऑफर लॉन्च किया गया कि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हो जाएगा तब तक आपको नोट्स भी मिलेगा। और सेकंड सेमेस्टर जो 100 रुपए का कोर्स आपका मिलता था, 100 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर का, 100 रुपए सेकंड सेमेस्टर का, तो इसलिए आपका 200 रुपए हो जाते बराबर करके देखेंगे तो दोनों सेमेस्टर का। लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर अगर एक साथ कोई बच्चा फीस जमा करता है तो उसका 200 रुपए न लग करके उसके लिए फीस की व्यवस्था कर दी गई बेटा, कितने रुपए की, मात्र और मात्र 100 रुपए। यानी जो बच्चा, सॉरी मात्र और मात्र 150 रुपए, ध्यान रखिएगा, 150 रुपए में आपके 50 रुपए कम कर दिया गया है। यानी 150 रुपए फीस जमा आप करेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स में मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर्स आप यूट्यूब पर देख ही पा रहे हैं, वीडियो की प्लेलिस्ट की सारी लिंक मिल जाएगी आपको। इसके साथ ही साथ में आपको सेकंड सेमेस्टर तक 6 महीने तक की क्लासेस भी आपको उसमें मिलेंगे, यानी 6 महीने तक की आपकी क्लास उसमें मैं जोड़वा दूंगा, यानी कि 6 महीने तक उसमें क्लास भी चलेगी आपकी, जुड़े रहेंगे आप। जब तक आपका पेपर सेकंड सेमेस्टर का नहीं हो जाएगा तब तक के लिए ग्रुप आपका वैलिड हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है 150 रुपए फीस जमा करके आप आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हो, जुड़ सकते हैं। 150 रुपए फीस में फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट और सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। यानी फर्स्ट का पेपर हो जाएगा, उसके बाद फिर सेकंड की क्लास शुरू होगी तो उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा, आप फीस जमा करेंगे तो। बाद में आप फीस जमा करेंगे तो आपका 100 रुपए सेकंड सेमेस्टर का पड़ेगा। इसीलिए आप इस ऑफर का लाभ उठाएं, 150 रुपए में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का आप
ज्वाइन कर ले। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपका सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, यानी कि जैसे आपका ये सोशियोलॉजी है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, हिस्ट्री है, सारे सब्जेक्ट आपका, संस्कृत हो गया, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, ठीक है, ऐसे ही आपका हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा इसमें। और को करिकुलर में जैसे आपका फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन हो, चाहे आपका फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ हो, ठीक है, फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ हो, दोनों की तैयारी, दोनों के कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट इसके मिल जाएंगे आपको विथ आंसर की, और 5 प्रैक्टिस सेट इसके मिल जाएंगे विथ आंसर की। ठीक है, यानी 500 क्वेश्चन की श्रृंखला, पिछले 5 साल के पेपर आपके सॉल्व करके आपके पास मिल जाएंगे, यानी कि आपका पूरा 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 कई क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करके आपके लिए पीडीएफ सॉल्व करके आपको उसका आंसर साथ में आंसर के नीचे लगा करके मैंने व्यवस्थित कर दिया है। तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ का आपको पूरा मिल जाएगा और फूड न्यूट्रिशन का पूरा मिल जाएगा इसी के तहत, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का कोर्स लेंगे तो केवल फर्स्ट सेमेस्टर का लेंगे तो भी यही सब फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन 100 रुपए फीस लगेगी। केवल सेकंड सेमेस्टर का ज्वाइन करना चाहते तो केवल 100 रुपए फीस उसकी भी लगेगी और सभी फैसिलिटी वही रहेगी। इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं। ये फीस आप कैसे जमा करेंगे, जैसे ही इतना लेकर के आप हमारे पास एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 150 रुपए दोनों सेमेस्टर के लिए, मेरे हिसाब से यही बेस्ट रहेगा, आपका 150 वाला फर्स्ट सेमेस्टर का भी और सेकंड सेमेस्टर का हो जाएगा। ये आप फायदा उठा लीजिए, 50 रुपए की छूट है। ठीक है, तो इसमें आपको सब मिल जाएगा। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, आपके घर में कोई चलाता है, आपके बाहर कोई चलाता है, कोई हित मित्र है तो उनसे आप भी फीस जमा करवा सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आराम से आप पढ़िए। अब हम देखते हैं, तो ये सारे पीडीएफ जो आपके सॉल्व कर लिया पूरा पेपर, मैंने इसे पूरा पेपर मिल जाएगा, ऐसे कई सारे पेपर मैंने सॉल्व किए हुए हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। प्रश्न आपका आ चुका, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, व्हाट इज प्राइमरी ग्रुप। देखिए, प्राथमिक समूह की अगर बात की जाए तो वह समूह है जिसमें सदस्यों के बीच आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, घनिष्ठता और सहयोग पाया जाता है, इसी को प्राथमिक समूह कहते हैं। चार्ल्स कूले ने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, और चार्ल्स कूले ने ही प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की अवधारणा दी है। ठीक है, चार्ल्स कूले बहुत ही जबरदस्त विद्वान है, और इन्होंने कहा था प्राथमिक विशेष, मतलब कि ये जो प्राथमिक समूह होता है, जैसे कि जिसमें आपस में संबंध हो, खून का रिश्ता हो, ऐसे समूह में व्यक्तियों का ऐसा संगठन जिसमें खूनी रिश्ता हो। खूनी रिश्ता मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि मारपीट वाला खूनी रिश्ता, खूनी रिश्ता का मतलब यहाँ पर है बेटा कि ब्लड रिलेशन हो, यानी कि खून का रिश्ता मतलब कि आपका जैसे पिता माता चाचा चाची ताई ताऊ ताई ये सब आपके एक परिवार में रहते हैं, तो परिवार आपका क्या हो जाता है, एक प्राथमिक समूह हो गया। लेकिन द्वितीयक समूह क्या होता है, द्वितीयक समूह में अनौपचारिक संबंध नहीं बल्कि औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। उसमें से एक सरकारी दफ्तर है, उसमें काम कर रहे लोगों का समूह, वो द्वितीयक समूह आएगा, जो कि उसमें औपचारिक समूह होगा, उसमें सब कुछ सरकार मतलब कि सब कुछ जो होगा एक विधि विधि तरीके से होगा। परिवार के लोगों का समूह क्या होता है, प्राथमिक समूह होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बेटा सब खून के एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, हम की भावना पाई जाती है, एक दूसरे का लोग सहयोग करते हैं, प्रतिस्पर्धा कम होती है, जबकि द्वितीयक समूह में प्रतिस्पर्धाएं ज्यादा होती है, औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। गांव वगैरह में अनौपचारिक संबंध, आप घर वगैरह में अनौपचारिक संबंध होते हैं, कोई किसी का मतलब कि काम कोई किसी का तो दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन वहां पर कर्मचारियों में क्या होता है, सब फिट होता है पहले से, तो ये चीज है। इन समूहों का आकार छोटा होता है और इनमें सदस्यों के बीच व्यक्तिगत और अनौपचारिक संबंध होते हैं। अनौपचारिक संबंध मतलब कि कोई लिखित पढ़ित कोई संबंध नहीं होता कि लिखा पढ़ा संबंध है कि भाई तुम इनसे यही बोल सकते हो, मम्मी पापा भाई बहन इनसे मिलकर के प्राथमिक समूह बनाते हैं, तो उनसे अनौपचारिक संबंध होता है। अनौपचारिक संबंध को ही प्राथमिक संबंध भी कहते हैं। या हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं कौन, प्राथमिक समूह। क्लियर, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारा परिवार, बचपन के मित्र और पड़ोस प्राथमिक समूह के सबसे सटीक उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, बचपन के आपके मित्र मंडली एक प्राथमिक समूह का उदाहरण है, पड़ोस के प्राथमिक समूह जो होते हैं मतलब आस पड़ोस आपके जो हो गए, वो सब आपके प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपका परिवार प्राथमिक समूह, जबकि आप जब शहरों में जाकर के बसते हैं तो वहां पर द्वितीयक समूह हो जाता है, क्योंकि वहां पर संबंध द्वितीयक हो जाते हैं, औपचारिक संबंध हो जाते हैं, लोग एक दूसरे के लिए आर्थिक तंत्र से जुड़े हुए रहते हैं, भावात्मक रिश्ते नहीं होते वहां पर। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौथा प्रश्न आपका आ चुका, परिवार को परिभाषित कीजिए। परिवार, डिफाइन फैमिली। परिवार किसे कहते हैं, लिखेंगे बेटा, परिवार जो होता है समाज की सबसे छोटी इकाई होती है और प्राथमिक इकाई, यानी सबसे छोटी भी और पहली इकाई भी परिवार ही होता है। यह स्त्री और पुरुष का एक ऐसा समूह होता है, यानी परिवार क्या है, स्त्री और पुरुष का एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध स्थापित करने, यौन संबंध मतलब होता है सेक्स रिलेशनशिप, यानी महिला और पुरुष के बीच में जो यौन संबंध है, सेक्स रिलेशन है, उसको बनाने, उसको स्थापित करने और बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था कौन करता है, परिवार ही करता है। यानी परिवार महिला और पुरुष को इकट्ठा करवाता है और वो एक प्रकार से बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी परिवार का ही होता है। तो माता और पिता
और उनके अविवाहित बच्चे मिलकर के परिवार का निर्माण कर सकते हैं। विशेषता इसकी यह है कि परिवार रक्त संबंधों या विवाह पर आधारित होता है, यानी कि ये या तो खूनी रिश्ता माता पिता का हो गया या भाई भाई का रिश्ता हो गया तो वो परिवार का निर्माण करेंगे, या फिर परिवार आप कहीं शादी करते तो आपकी वाइफ आपकी परिवार का हिस्सा बन जाती है। तो परिवार रक्त संबंधों या फिर विवाह पर आधारित होता है। यह एक सार्वभौमिक संस्था है, सार्वभौमिक माने यूनिवर्सल संस्था है। ये दुनिया के सभी समाजों में आपको परिवार देखने को मिलता है। कोई भी समाज हो परिवार से इनकार नहीं कर सकता, यानी परिवार दुनिया के सभी समाजों में आपको दिखाई पड़ता है, यानी दुनिया के हर कोने में परिवार पाया जाता है, इसीलिए इसको एक यूनिवर्सल संस्था के रूप में हम जानते हैं। परिवार एक प्रकार से आप देखते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, एक है आपका जो केंद्रीय परिवार है, दूसरा आपका न्यूक्लियर फैमिली पहला, और दूसरा आपका संयुक्त परिवार है ज्वाइंट फैमिली, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, वो संयुक्त परिवार होता है। इसमें कम लोग रहते हैं वो प्राथमिक परिवार। उदाहरण के तौर पर माता पिता और उनके बच्चों का एक साथ एक ही छत के नीचे रहना, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना, यही परिवार कहलाता है। विवाह की परिभाषा दीजिए, गिव द डेफिनेशंस ऑफ मैरिज। विवाह किसे कहते हैं? विवाह जो होता है एक ऐसी संस्था होती है, एक ऐसी सोशल इंस्टीट्यूशन है विवाह, यानी सामाजिक संस्था विवाह। कैसी सामाजिक संस्था विवाह है? जो कि एक स्त्री और पुरुष को एक वैधता प्रदान करती है, एक कानूनी चीज देती है कि आप एक साथ एक छत के नीचे एक रूम में सो सकते हैं। ये वैधता कौन देता है? विवाह ही देता है। विवाह से पहले अगर आपने संबंध बनाया तो आप जो है कहीं ना कहीं पे सामाजिक जो मापदंड है, सामाजिक जो मूल्य है, उनके खिलाफ आप काम कर रहे हैं, यानी समाज आपके लिए दंड का प्रावधान रखता है। भारतीय समाज में ये जो है शादी से पहले ये ऐसी चीजें करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, समाज इसके खिलाफ है। तो विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने को की स्वीकृति देती है। एक वैधानिक तरीका होता है, इसके माध्यम से ही बच्चों को समाज में वैधता यानी कि जो है लेजिटिमेसी प्राप्त होती है। अगर शादी से पहले एक पति मतलब एक लड़की एक लड़का संबंध बनाते हैं और उससे लड़की से कोई संतान उत्पन्न होती है, उस संतान को वैधता नहीं मिलती, समाज उस संतान को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए उसको जायज संतान नहीं बल्कि नाजायज संतान कहा जाता है, जो कि बिना शादी से पहले मतलब शादी के पहले ही हो जाता है। ऐसे बच्चों को नाजायज बच्चे कहा जाता है, यानी कि वो एक प्रकार से जायज नहीं है, यानी कि वो वैध नहीं है। किसके हिसाब से? समाज के हिसाब से वो बच्चे वैध नहीं होते हैं। क्लियर? तो इसीलिए विवाह जो होता है एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो एक स्त्री और पुरुष के बीच संबंध बनने के बाद में जो बच्चा उत्पन्न होता है उस बच्चे को कानूनी वैधता, सामाजिक वैधता सब प्रदान करता है कि अपने माता पिता के हिस्सेदार आप हैं। क्लियर? अगर शादी से पहले होगा तो माता पिता में उतना हक नहीं बनता उसका, ये चीज होती है। और कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे मिलकर के परिवार का निर्माण करते हैं, परिवार उनके भरण पोषण का व्यवस्था करता है। तो माता और पिता परिवार का निर्माण कब करेंगे? जब सामाजिक संस्था से होकर गुजरेंगे। कौन सी सामाजिक संस्था? विवाह रूपी सामाजिक संस्था। विवाह के द्वारा एक स्त्री एक पुरुष एक साथ रह सकते हैं। एक ऐसी संस्था जिससे अगर उत्पन्न बच्चे होते हैं तो वो भी वैध माने जाते हैं। विशेषता, विवाह केवल शारीरिक संबंध बनाने का साधन नहीं होता बल्कि यह एक धार्मिक, अपने से हिंदू में धार्मिक संस्था है और सामाजिक समझौता भी होता है। हिंदुओं में धार्मिक समझौता है यानी कि धर्म, यानी विवाह क्या होता है? 7 जन्मों का रिश्ता होता है, ठीक है। जबकि मुसलमानों में, ईसाइयों में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक समझौता होता है। समझौता कभी भी भंग हो सकता है, लेकिन जो कानून मतलब जो धर्म होता है विवाह के, जो भारतीय धर्म में विवाह की बात करी गई है या सनातन धर्म की बात करी गई है, विवाह 8 प्रकार के बताए गए हैं। हालांकि जो आजकल विवाह चल रहा है उसमें क्या है? उसमें आपका विवाह का जो रूप है एक विवाही विवाह का रूप चल रहा है। तात्पर्य कहने का यह है कि जो हिंदू समाज है उसमें विवाह जो होता है एक सामाजिक संस्कार माना जाता है और वो कभी भंग नहीं हो सकता है। यानी विवाह, इसीलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में विवाह करने का तो प्रावधान है लेकिन विवाह को छुड़ाने का प्रावधान नहीं है, यानी कि तलाक की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। लेकिन 1954-55 के आसपास विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम आया, उसमें जो है तलाक का प्रावधान कर दिया गया और हिंदुओं ने इसको एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि एक लड़की एक लड़के के साथ रहती है, हो सकता है एक दूसरे से लोग कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं तो वो अलग हो सकते हैं, ये व्यवस्था हिंदुओं में की गई। इससे पहले ईसाइयों में था। ईसाइयों में क्यों था या मुसलमानों में क्यों था ये तलाक की व्यवस्था? क्योंकि उनमें क्या होता है बेटा, उनमें एक समझौता होता है, उनमें संस्कार नहीं होता। विवाह एक संस्कार हिंदुओं में केवल होता है, मुसलमानों में और ईसाइयों में विवाह एक संस्कार नहीं होता है, उनमें एक समझौता होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट,
यानी वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक समझौता होता है, और समझौता कभी भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो समझौता भंग हो सकता है लेकिन संस्कार भंग नहीं होते। लेकिन आधुनिकता के हिसाब से, समय बदलाव के हिसाब से जरूरी था कि हिंदुओं में भी विवाह विच्छेद की व्यवस्था हो, तलाक की व्यवस्था हो। आज तलाक हो ही रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के तलाक हो रहे हैं। हालांकि तलाक का कुछ लोग नाजायज फायदा जरूर उठा रहे हैं, वो बात अलग की है, लेकिन ये एक प्रकार से जब तक चले तब तक आपको चलाना चाहिए। तलाक लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप भी थोड़ा सा गुस्से में है, वो भी गुस्से में है, और तुरंत बात बोल दी तो हो सकता है, लेकिन आपको एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि आपने साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। सप्तपदी के श्लोक आपको पंडित जी ने सुनाया है, उसको सुन करके आपने 7 वचनों को माना है पत्नी के, पत्नी ने 5 वचनों को स्वीकार किया है पति के, तब जाकर के विवाह रूपी संस्था से आप गुजरते हैं और परिवार रूपी संस्था का निर्माण करते हैं। और ऐसे में आपको साथ में रह करके अपना पूरा जीवन यापन करना चाहिए। यही जो है सबसे जबरदस्त तरीका होता है। आपको थोड़ा अंडरस्टैंड, समझौता करना पड़ेगा, पत्नी को समझौता कर, दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। ठीक है, तभी चलता है। तो दो परिवारों को जोड़ता है विवाह। क्लियर? उदाहरण के रूप में जैसे हिंदू धर्म में विवाह को एक संस्कार माना जाता है, जबकि इस्लाम में इसे एक निकाह यानी कि अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट या समझौता माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 6वां नंबर प्रश्न, धर्म क्या है? देखिए, धर्म अलौकिक शक्तियों में विश्वास की एक व्यवस्था होती है। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों, सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं धर्म। धर्म क्या है? आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास होता है। यह मनुष्य को पवित्र और अपवित्र के बीच का अंतर बताता है कि ठीक है, धर्म यही बताता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है। ठीक है, और कुछ निश्चित नियमों का पालन करना भी सिखाता धर्म, यानी धर्म के अनुसार ही कुछ नियम कायदे होते हैं जिसको आपको पालन करना जरूरी होता है। ठीक है, विशेषता यह है कि धर्म में पूजा पाठ होता है, अनुष्ठान वगैरह होते हैं और प्रतीक शामिल होता है धर्म का, जो व्यक्ति को मानसिक शांति और समाज को एकता प्रदान करता है। अगर धार्मिक व्यक्ति नहीं होता है, जैसे आप देखते हैं जब व्यक्ति कभी दुखी होता है, वो पंडित जी के पास जाता है, वो मंदिर में जाता है, हाथ एकदम से पैर पकड़ करके रोने लगता है, अपनी बातों को कह देता है भगवान से। जब कोई उसका, जैसे एक आपने सुना होगा अभी हाल फिलहाल में एक बहुत फेमस, कुछ ही दिनों से, मतलब कि बहुत, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम कौन है? खाटू श्याम बर्बरीक है। बर्बरीक जिनका सर भगवान श्री कृष्ण ने काट दिया था, क्योंकि बर्बरीक के पास 3 बाण थे। धनुष आप देखते होंगे हर दिल्ली वगैरह में, आप देखते दिल्ली वगैरह में काफी प्रचलित है कि खाटू श्याम हमारा, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो 3 उसमें धनुष है एक, और धनुष में 3 बाण है। वो 3 बाण क्या है बेटा? बर्बरीक के 3 बाण है। वो 3 बर्बरीक के बाण है कि एक से तो भाई पूरा वो लक्ष्य साधेगा, दूसरे से एक प्रकार से पूरा को भेद देगा, और तीसरे से सबको समाप्त, मानी पूरी पृथ्वी को 3 बाणों समाप्त करने की शक्ति रखने वाले विद्वान, वीर को क्या कहते हैं? बर्बरीक कहते थे। घटोत्कच का पुत्र था, भीम का नाती था बर्बरीक। पूरा महाभारत का युद्ध अपने एक ही इशारे पर समाप्त करने की शक्ति रखता था। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अभी तो शुरुआत में पांडव लोग हारने, मतलब शुरुआत में पांडवों की जो है, जब तक भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन जैसे महारथी, दुर्योधन तो कर्ण, अंगराज कर्ण, ये सब जब तक रहेंगे तब तक जो है पांडव की पक्ष में हार निश्चित, मतलब पांडव लोग थोड़ा सा दबे रहेंगे। लेकिन जैसे भीष्म पितामह जाएंगे, आचार्य द्रोण की मृत्यु होगी, उसके बाद में कौरवों की सेना जो है वो थोड़ी सी डाउन पड़ जाएगी, और उसके बाद में बर्बरीक तुरंत कौरवों की तरफ हो जाएगा, क्योंकि वो कहा था कि भाई जब हम हार, मतलब कि ये होगा, यानी कि जो हारती पार्टी होगी उसी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसका शीश जो है दान में मांग लिया, और अपने सुदर्शन चक्र से उनका शीश जो है अलग कर दिया, और कहा, तो उसने, बर्बरीक ने प्रार्थना की कि भगवान, हमारी एक इच्छा है कि मैं इस महाभारत युद्ध को देखना चाहता हूं। तो कहा कि ठीक है। तो सबसे ऊपर एक टीले पर जो है उनका सर रख दिया भगवान श्री कृष्ण ने, कि कहा जाओ और तुमको दिव्य दृष्टि में देता हूं, तुम पूरा, जो किसी को नहीं दिखेगा महाभारत का युद्ध, वो तुमको दिखाई पड़ेगा। और वो दिव्य दृष्टि जो है बर्बरीक के पास गई, बर्बरीक देखने लगा युद्ध, और जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया तो अर्जुन को बड़ा घमंड था, भीम को घमंड था, सबका घमंड था कि हमने क्या किया, हमने यह किया। तब जाकर के बर्बरीक के पास लेकर के आए कि भाई देखो, सबसे ज्यादा महाबली कौन था पूरे इस महाभारत के युद्ध में, सबसे अच्छा किसने युद्ध लड़ा? बर्बरीक ने कहा कि कोई तो इसमें सब माछी कुछ युद्ध लड़ रहे थे, किसी को कोई पता ही नहीं कौन युद्ध लड़ रहा था। एक ही चीज उसमें मुझे दिखी। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा क्या दिखा? बर्बरीक ने कहा कि आपका सुदर्शन चक्र मुझे दिखा, पूरे जो अधर्मियों का नाश कर रहा था और धर्म के जो व्यक्ति थे उनकी रक्षा कर रहा था। मात्र एक ही चक्र वही था, बाकी जो सब ऐसे खेल खिलौने थे। बर्बरीक वही व्यक्ति, उसी खाटू श्याम हमारा। तो हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा।
तो हमको धर्म जो होता है बेटा, ये क्या बताता है? धर्म जब हम एकदम से मलिन हो जाए, एकदम से हमारे पास कोई सहारा नहीं बचता है, तो हम जाकर के भगवान की शरण में एकदम से तन मन धन तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम फाट पड़ते हैं भगवान के चरणों में कि भगवान तुम ही रक्षा करो। और जब हम अपनी मन की बातों को कह देते हैं उस पत्थर की मूर्ति से, वो पत्थर की मूर्ति हमारी बातों को सुन लेती है और हमको फायदा हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि आप इनका मानसिक संतुलन जो होता है उस समय एकदम से बिगड़ा है, लेकिन जब भगवान से आप कोई चीज कह देते हैं तो आपको विश्वास हो जाता है कि भगवान हमारी बातों को सुनेगा। तो सुपर नेचुरल पावर वही है जो धर्म के माध्यम से बताई जाती है। भगवान की पूजा करना, व्रत रखना, नमाज पढ़ना धर्म के बाहरी स्वरूप है जो हमारे आंतरिक विश्वास को दर्शाते हैं। यही होता है धर्म आपका। अगला अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, संस्कृति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कल्चर? देखिए, संस्कृति मनुष्य के द्वारा निर्मित वह जीवन पद्धति है जिसमें हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारी कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज और भौतिक वस्तुएं सब की सब शामिल हो जाती है। संस्कृति में देखिए हमारे विचार, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज, ये तो संस्कृति के अभौतिक पक्ष हैं जो हमको दिखते नहीं है। और दूसरा पक्ष कौन सा है आपका? भौतिक पक्ष, जो हमको जैसे टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, पंखा, ये सब भी संस्कृति हैं। लेकिन ये संस्कृति दिखती है। जो संस्कृति दिखे उसको भौतिक संस्कृति, जो संस्कृति ना दिखे उसको अभौतिक संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, यानी विचार, रीति रिवाज, विश्वास, नैतिकता, कला, ये सब आपको दिखते नहीं है, इनको आपको महसूस करना पड़ता है। जबकि भौतिक वस्तुएं वो सब आपको दिखती है, जैसे कि किताब, कापी, पंखा, कूलर, ये सब जो भी कपड़ा उपड़ा सब देखते हैं, डिजिटल बोर्ड, मोबाइल फोन, कैमरा, ये सब आपको जो दिखता है ये सब आपकी भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। तो भौतिक संस्कृति किससे बनती है? अभौतिक संस्कृति दोनों मनुष्यों से ही बनती है। मनुष्य के द्वारा निर्मित वह जीवन पद्धति जिसमें हमारे विचार, विश्वास, भौतिक संस्कृतियां सब कुछ आ जाती हैं, भौतिक वस्तुएं सब आ जाती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती हैं। ठीक है, तो संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। हर्ष कोविड्स नाम के विद्वान ने इस कथन को कहा था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती है और वो काम करती रहती है। सरल अर्थ, हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी हमारे पास है वह हमारी संस्कृति है। संस्कृति सीखी जाती है या जन्मजात नहीं होती है। संस्कृतियां हमको सीखना पड़ता है, ये बात ध्यान रखेंगे। भौतिक संस्कृति कभी डेवलप ज्यादा हो जाती है और विचार नहीं डेवलप हो पाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सांस्कृतिक विलंबना, जिसकी अवधारणा आगबर्न महोदय ने दी है। क्लियर? उदाहरण के रूप में जैसे हमारे बोलने का ढंग, हमारे त्योहार जैसे दीपावली, ईद या होली मनाने का जो ढंग है, ये सब हमारे पहनावे ओढ़ावे, ये सब संस्कृति का ही हिस्सा है। ठीक है, तो विचार, हमारे रीति रिवाज, कल्चर, वस्तुएं तमाम सारे, ठीक है, ये सब हमारे संस्कृति का ही हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, अभौतिक संस्कृति को स्पष्ट करें। अभौतिक संस्कृति जो हमारे विचार वगैरह सब अभौतिक संस्कृति है, जो हमको दिखाई ना दे, जिसको हमको छू ना सके, वही अभौतिक संस्कृति है। भौतिक संस्कृति जिसको हम देख सके, जिसको हम छू सके, वो है लिखेंगे संस्कृति के उस भाग को अभौतिक संस्कृति कहते हैं जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बल्कि केवल महसूस कर सकते हैं। आगबर्न ने इसे संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। विशेषता इसकी है कि इसमें हमारे विचार आ जाते हैं, हमारे आदर्श यानी आइडियल आ जाते हैं, हमारे मूल्य, हमारे विश्वास, हमारे रीति रिवाज, हमारे ज्ञान, हमारी परंपराएं, ये सब जो है अभौतिक संस्कृति है। जबकि हमारे जो कपड़ा हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, चार्जर होगा, मोबाइल फोन, कैमरा, टीवी, एलसीडी, सब जितने भी हो गए, पंखा, कूलर, एसी, सारे के सारे जितनी भी हमको सुख सुविधा देने वाली वस्तुएं हैं, ये सब भौतिक संस्कृति है। और जो हमारे विचार है, रीति रिवाज है, पहनावा ओढ़ावा, यानी कि हमारे जो है कहीं ना कहीं पे आदर्श, विचार, मूल्य, विश्वास, ज्ञान, परंपराएं, ये सब आपके अभौतिक संस्कृति है। यह भौतिक संस्कृति जैसे कि मोबाइल, कार, ये सब भौतिक संस्कृति है, उसकी तुलना में धीरे धीरे बदलती है। यानी कि भौतिक संस्कृतियां जो होती है, जैसे कि आज मोबाइल बनी है, कल और अच्छी मोबाइल बन जाएगी, आज कार बनी, कल हेलीकॉप्टर बन जाएगा। यानी ये भौतिक संस्कृतियां जो होती हैं तीव्र गति से विकसित होती है, लेकिन अभौतिक संस्कृति धीमे गति से विकसित होती है। अकबर निमकात ने यही कहा कि एक संस्कृति आगे हो जाती है, एक संस्कृति पीछे रह जाती है। इसीलिए सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक विलंब, यानी एक संस्कृति विलंब से आगे बढ़ती है, एक तीव्र गति से आगे बढ़ती है। यानी आपके विचार जो पीछे रह गए और आपके जो है आपकी भौतिक संस्कृति वो आगे बढ़ गई। उदाहरण के रूप में बड़ों का सम्मान करना, ईमानदारी, राष्ट्र प्रेम, लोक कथाएं, सब भौतिक संस्कृति के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 9वां नंबर, सांस्कृतिक सापेक्षवाद पर टिप्पणी कीजिए। सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है? देखिए, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि किसी भी संस्कृति को दूसरी संस्कृति के पैमाने से नहीं मापना चाहिए। अलग अलग संस्कृतियां अलग अलग मापदंड, अलग अलग मूल्यों के साथ आगे बढ़ती हैं, तो उसी को सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। प्रत्येक संस्कृति अपने आप में
श्रेष्ठ होती है और उसे उसके अपने संदर्भ में समझना चाहिए। हर संस्कृति एक दूसरे की तुलना करके नहीं समझनी चाहिए, हर व्यक्ति की एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। हो सकता है उस व्यक्ति में दूसरी क्वालिटी हो, हमारे अंदर दूसरी क्वालिटी हो, इसलिए किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, अपनी अपनी चीजें होती हैं। ऐसे ही हर एक संस्कृति जो होती है वो अपने आप में श्रेष्ठ होती है। महत्व इसका यह है कि यह विचार सिखाता है कि कोई भी संस्कृति पिछड़ी या सभ्य संस्कृति नहीं होती है, ठीक है, बल्कि केवल अलग होती है एक दूसरे से। यह पूर्वाग्रहों को खत्म करने में मदद करता है। कि कुछ लोग बताते हैं कि भैया अरे भारत बहुत पिछड़ा है, हो सकता है भारत जो, जैसे भारत में एक जनजाति थी जो पहले से परभिक्षा विवाह होता है भारत की जनजाति में, ठीक है, गोटू जनजाति या कोई जनजाति है उसमें परभिक्षा विवाह होता है, यानी लड़का लड़की शादी से पहले 1 महीना एक साथ एक कमरे में रहेंगे, यानी पहले से देखेंगे सुनेंगे, लिविंग रिलेशनशिप जिसको कह सकते हैं, शादी से पहले रहेंगे। आज वेस्टर्न के कल्चर वाले उसको लिविंग रिलेशनशिप कह करके अपने आप को आधुनिक समझ रहे हैं, अपने आप को मॉडर्न कह रहे हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं, शादी से पहले एक साथ रह रहे हैं, कोई हमारे यहाँ कोई बोलता नहीं है, ये है वो है। और हमारे जनजातियों में जिनको लोग पिछड़ा कहते हैं उनमें ये प्रथा है परभिक्षा विवाह की कि पहले शादी से पहले 1 महीना लेकर के चेक करेंगे एक दूसरे को, पति पत्नी को, कि हम एक साथ रहने के योग्य हैं कि नहीं है, फिर उसके बाद में शादी की मुहर लगती है। समझ रहे हैं? ये जो है तो कोई संस्कृति ना तो पिछड़ी होती है ना ही आगे होती है। हर संस्कृति अपने आप में अलग होती है, हर संस्कृति अपने आप में श्रेष्ठ होती है। इसी को सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाता है। उदाहरण के रूप में यदि किसी समाज में हाथ से खाना खाने की परंपरा है तो उसे चम्मच से खाने वाले समाज द्वारा गलत नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप चम्मच से खा रहे हो, क्योंकि दोनों अपनी जगह सही है। जो चम्मच से खा रहा है वो भी सही है और जो हाथ से खा रहा है वो भी सही है। आप चम्मच से खा रहे हो, अपने हाथ में नहीं लगने देना चाहते हो, लेकिन हाथ से जो जितने अच्छे से मीठा भोजन आपको लगेगा चम्मच से नहीं लगेगा। चम्मच से आप दाल चावल खा करके कभी देखें, आपको उतना स्वादिष्ट नहीं आएगा। जब आप हाथ बढ़िया से उसको सानते हैं हाथ से और बढ़िया से खा दे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो चम्मच जरूरी नहीं कि चम्मच वाला बहुत आगे चला गया, ठीक है, हो सकता है उसका हाथ साफ ना हो इसलिए चम्मच से खा रहा हो सकता है उसके पास पानी ना हो इसलिए वो हाथ धुलने के लिए डर रहा हो, इसलिए चम्मच से खा रहा हो। समझ रहे हैं? हो सकता है उसके पानी की कमी हो इसलिए चम्मच से वो खा रहा है। तो जरूरी नहीं जो चम्मच से खा रहा है वो बहुत आगे होगी और जो हाथ से खाते हैं बहुत पीछे होगी, गंवार होगी। हाथ से खा रहा है वो भी आगे है, चम्मच से खाने वाला भी आगे, सब दोनों अलग अलग है। ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद है। 10वां क्वेश्चन, पर संस्कृति ग्रहण से आप क्या समझते हैं? पर संस्कृति माने पर माने दूसरी और संस्कृति माने संस्कृति कल्चर और ग्रहण माने होता अपनाना। जब दो अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनाना शुरू कर देती है तो उसे हम पर संस्कृति ग्रहण करते हैं। यानी एक संस्कृति के तत्व दूसरी संस्कृति के लोग उसको ग्रहण कर लेते, दूसरी की पहली ग्रहण कर लेते, इसी को पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। यानी कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति की कुछ अच्छी चीजों को सीख लेती है। इसमें व्यक्ति या समूह अपनी मूल संस्कृति को पूरी तरह से नहीं छोड़ता है, बल्कि नई संस्कृति के कुछ गुणों को सीख लेता है जो अच्छी लगती है उसको। यह संपर्क अक्सर व्यापार या प्रवास की वजह से होता है। जैसे आप कहीं व्यापार करने के लिए गए और वहां से कुछ चीजें सीख ली आपने उनकी संस्कृति की, जहां से आप व्यापार करने गए हैं, ठीक है, अपनी संस्कृति को आपने छोड़ा नहीं लेकिन दूसरी की संस्कृति को अपना लिया। ऐसे पर संस्कृति ग्रहण आप भारतीय समाज को देख सकते हैं। ब्रिटेन के समाज का हमने बहुत कुछ अपनाया है, बहुत कुछ कल्चर वहां का सीखा है। टाई बेल्ट ये सब जितना लगाना वगाना होता सब हमने पश्चिमी देश से सीखा है। हम पहले कैसे धोती कुर्ता पहनते थे, बढ़िया बिना सिला वस्त्र पहनते थे अच्छे तरीके से, ज्यादा सिला हुआ नहीं पहनते थे और बढ़िया मंगोछा बांधते थे, मुड़े में साफा बांधते थे। आजकल क्या है, आज हैट लगाते, टोपी लगाते, ये सब कहाँ का है? ये सब वही का है। टोपी वगैरह का प्रचलन कहाँ पर चलता है? वहीं पर चलता था जहां पर क्या होता था, जहां पर बर्फबारी होती थी, जहां पर ये सब चीजें होती थी। उदाहरण के रूप में भारतीय द्वारा पश्चिमी पहनावा जैसे जींस पैंट हो गया, टी शर्ट हो गया, ठीक है, अपनाना ये अंग्रेजों के द्वारा भारतीय योग और खान पान को अपनाना पर संस्कृति ग्रहण है। यानी कि अंग्रेजों ने हमसे क्या लिया, अंग्रेजों ने हमारे भारतीय खान पान को सीखा, हमारी योग जो विचार है, योगा का विचार है, उसको अंग्रेजों ने सीखा, तो उन्होंने हमारी योगा और पहनावा ओढ़ावे को सीखा, हमारे खान पान को सीखा, हमने उनके खान पान को सीखा। यही पर संस्कृति ग्रहण होता है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा चीजों को। अब आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। समाज शास्त्र, दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है, लघु उत्तरीय का है। समाज शास्त्र और इतिहास के संबंध की विवेचना कीजिए। ठीक है, समाज शास्त्र और इतिहास दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। महान समाजशास्त्री हाबहाउस के अनुसार इतिहास के बिना समाजशास्त्र की जड़ें नहीं हैं और समाजशास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। यानी कि अगर समाजशास्त्र
ना हो तो इतिहास का कोई फल नहीं निकलेगा, और अगर इतिहास ना हो तो समाजशास्त्र की जड़ें नहीं, यानी समाजशास्त्र की जड़ें इतिहास में निहित हैं। इतिहास से ही समाजशास्त्र आगे बढ़ता है। इतिहास जड़ है समाजशास्त्र की, और जो फल है वो समाजशास्त्र है। क्लियर? संबंध का आधार, पहली बात है अतीत और वर्तमान। इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान समाज का विश्लेषण करता है। किसी भी समाज के वर्तमान को समझने के लिए हमको उसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है। यानी जब तक हम इतिहास को नहीं समझेंगे तब तक वर्तमान का विश्लेषण सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इतिहास का समझना बहुत जरूरी है, इतिहास को जानना समाजशास्त्री के लिए। यानी समाजशास्त्र के इतिहास को जानना भी जरूरी होता है। समाजशास्त्र का उदय कैसे हुआ, किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तभी हमको पता चलता है कि 1889 में क्रांति हुई थी, ठीक है, 1644 में क्रांति हुई थी, तभी हम जान पाते हैं कि क्रांति हुई थी, उसका क्या प्रभाव पड़ा, किस तरीके से समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, किस तरीके से विकास हुआ। इतिहास नहीं होता तो हम शायद उसको ना जान पाते, क्योंकि वर्तमान की घटनाओं का विश्लेषण हम इतिहास के आधार पर करते हैं, और तभी जाकर के समाजशास्त्र पूर्ति हो पूरा समझ में आता है। ठीक है। दूसरा है सामग्री का आदान प्रदान। समाजशास्त्री अपने सिद्धांतों को बनाने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर इतिहासकार जो होते हैं सामाजिक पहलुओं जैसे कि रीति रिवाज, वर्ग संघर्ष को समझने के लिए समाजशास्त्री दृष्टिकोण का अपनाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात करी है, रीति रिवाज, तो रीति रिवाज वर्ग संघर्ष को जानने के लिए हमको समाजशास्त्री दृष्टिकोण अपनानी है इतिहास में। भाई इतिहास एक सामाजिक इतिहास होता है, ठीक है, सामाजिक इतिहास समझने के लिए समाजशास्त्र की जरूरत पड़ती है इतिहासकार को, ठीक है। जबकि समाजशास्त्री अपने सिद्धांतों को बनाने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों को, जो पिछले तथ्य है, पिछली जानकारी इतिहास की, उन पर निर्भर करते हैं। प्रमुख अंतर यह है कि जहां इतिहास विशिष्ट घटनाओं जैसे युद्ध का अध्ययन करता है, राजाओं का काल समय का अध्ययन करता है, उस पर ध्यान देता है, वही समाजशास्त्र सामान्य नियमों और सामाजिक ढांचे का अध्ययन करता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संक्षेप में इतिहास समाज की स्मृति होता है और समाजशास्त्र उसका विज्ञान है। ठीक है, इतिहास समाज की स्मृति है और समाजशास्त्र इतिहास का विज्ञान है। दोनों मिलकर के मानवीय प्रगति को पूर्णता प्रदान करते हैं। इसलिए समाजशास्त्र और इतिहास एक ही सिक्के के दो पहलू निकल करके सामने आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न देखते हैं, मानव तथा पशु समाज में क्या अंतर है। मानव और पशु समाज में अंतर लिखेंगे। समाजशास्त्री दृष्टि से समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं होता है, मनुष्यों तक सीमित नहीं है, लेकिन मानव समाज और पशु समाज में मौलिक अंतर होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि पहले तो समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन करता था, लेकिन वर्तमान में मानव समाज मतलब कि जो समाज है वो मनुष्यों के साथ साथ जो है जानवरों का भी अध्ययन करता है, जानवरों के समाज का भी अध्ययन करता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखिए, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को हम समझने वाले हैं। तो समाजशास्त्र और मानव मतलब समाजशास्त्र में मानव समाज और पशु समाज, ह्यूमन सोसाइटी एंड जो है जो मनुष्य समाज है और जो पशु समाज है, दोनों में एनिमल सोसाइटी, दोनों में अंतर होता है, प्रमुख अंतर। ठीक है, संस्कृति का अभाव। मानव समाज के पास अपनी संस्कृति यानी भाषा होती है, कला होती है, अपनी परंपराएं होती है मनुष्य के समाज की, जिसे वह अगली पीढ़ी को सिखाता है। ठीक है, यानी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, इस बात को जानकारी मिलती है। जबकि पशुओं के पास ऐसी कोई लिखित या सीखी हुई संस्कृति नहीं होती है, उनके पास कोई संस्कृति, कोई अपनी भाषा नहीं होती, कोई अपनी कला पशुओं के पास नहीं होती है पशु समाज में, जबकि मनुष्य समाज के पास होती है। दूसरा अंतर होता है आपका जैविक बनाम सामाजिक, क्योंकि पशु समाज पूरी तरह से जैविक प्रेरणाओं यानी जैविक मोटिवेशंस जैसे भूख, सुरक्षा और प्रजनन, यानी अपनी सुरक्षा केवल कर सकते। अगर उसको आप मारने जाओगे पशुओं को तो अपने बचाव के लिए वो काम आपको मारेंगे। ठीक है, भूख लगेगी तो भोजन की तलाश में आगे निकलेंगे, प्रजनन करेंगे ताकि उनकी वृद्धि हो सके। ठीक है, उनकी इच्छाएं पूर्ति हो सके। तो भूख, सुरक्षा और प्रजनन पर पशु समाज पूरा का पूरा केंद्रित है, टिका हुआ है। जबकि मानव समाज जो होता है सामाजिक मूल्यों पर, कानूनों पर और नैतिकता पर आधारित होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो समाज शास्त्र क्या मतलब जो मानव समाज है वो एक प्रकार से सामाजिक होता है, जबकि जो पशु समाज है वो जैविक समाज होता है। ठीक है, अगला अंतर आपका है भाषा और संचार को लेकर के। देखिए, मनुष्य के पास एक विकसित भाषा और प्रतीकों की व्यवस्था होती है, जबकि पशु समाज के पास केवल संकेत होते, कोई केवल इशारा या आवाजों का उपयोग कर सकते हैं पशु समाज। बाकी उनके पास ना तो भाषा होती है और ना ही कोई चीज उनके पास ऐसा होता है जो कि एक दूसरे को बता करके जान पाए। ठीक है, इशारा और प्रतीक के माध्यम से चीजों को समझाते हैं। अमूर्त विचार, मनुष्य भविष्य की योजना बना सकता है, और अमूर्त यानी जो दिखाई ना दे उन चीजों जैसे कि धर्म या राष्ट्र के बारे में भी सोच सकता है। जो चीजें नहीं दिखाई पड़ती उनके बारे में मनुष्य धारणाएं बता सकता है, जानकारी दे सकता है।
जबकि पशु समाज केवल वर्तमान में जीते हैं, ये अपना खाया पिया मस्त अपना पड़े हुए, इनको किसी से कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आराम से अपना राज कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं पशु समाज वो। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मानव समाज सीखा हुआ व्यवहार होता है, जबकि पशु समाज सहज प्रवृत्तियों का परिणाम होता है, ठीक है। मानव समाज जटिल है, जबकि पशु समाज बहुत सरल है। ये हो गया दोनों में अंतर, क्लियर हो गया। आगे देखते, चौथा अंतर आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, प्राथमिक और द्वितीयक समूह में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूहों को चार्ल्स फूले ने बहुत बारीकी के साथ समझाने का प्रयास किया है। सामाजिक समूहों को उनकी घनिष्ठता के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, पहला है प्राथमिक समूह और दूसरा है द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह की विशेषता को देखते हैं, प्राइमरी ग्रुप्स। देखिए, इसमें सदस्यों के बीच आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं, ठीक है, आकार छोटा होता है प्राथमिक समूह का, और संबंध अनौपचारिक होते हैं, यानी प्राथमिक संबंध होते हैं, एक दूसरे से व्यक्ति किसी लाभ के लिए नहीं बल्कि अपने इमोशंस के लिए जुड़े हुए होते हैं, भावात्मक रिश्ता होता है प्राथमिक समूह में। उदाहरण के रूप में जैसे परिवार एक क्या है, प्राथमिक समूह है, बचपन के आपके हित मित्र, दोस्त, आपके पास पड़ोसी, ये सब आपके प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं, ठीक है। जबकि द्वितीयक समूह की बात की तो वहां पर इससे ठीक विपरीत होगा। अब हेडिंग डालेंगे, द्वितीयक समूह क्या होता है। द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप, यहां पर संबंध औपचारिक होता है। औपचारिक माने एक कानूनी संबंध होता है, एक नियम के तहत संबंध बने रहते हैं, इसमें कोई इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते लोग, ठीक है, बल्कि यहां पर आर्थिक रिश्ता होता है, स्वार्थ पर आधारित समूह होता है ये, ठीक है। और अप्रत्यक्ष समूह, इसमें यहां पर संबंध कैसा होता है, प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष होता है, लोग आमने सामने का संबंध नहीं बल्कि दूर दूर का रिश्ता होता है, कोई किसी से कोई मतलब उतना ज्यादा नहीं होता है, क्लियर। इनका आकार बहुत बड़ा होता है, हो सकता है, और सदस्य एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं भी जानते हैं इसमें, ठीक है, केवल वो औपचारिक तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत परिचय नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में जैसे एक राजनीतिक दल, एक पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे लोग एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन एक दल में है, वो अपने हित साधने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक फैक्ट्री के मजदूर सारे के सारे संगठन उनका द्वितीयक समूह का उदाहरण है, या किसी बड़े संगठन के सदस्य जो होते हैं वो सब जो है द्वितीयक समूह के उदाहरण के रूप में शामिल होते हैं, क्लियर। तो प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर आपको हो गया। मुख्य अंतर यह है कि प्राथमिक समूह में हम की भावना होती है, ठीक है, जबकि द्वितीयक समूह में समझौता होता है एक, या कार्य प्रधान होता है, वहां पर जो है आर्थिक तरीके से लोग जुड़े होते हैं, आर्थिक जुड़ाव होता है, जबकि प्राथमिक समूह में भावात्मक जुड़ाव होता है, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रश्न अगला आपका आ चुका, समाज में धर्म के महत्व का उल्लेख कीजिए। देखिए, समाज शास्त्र में धर्म को एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था माना गया है, जो समाज को जोड़ने और नियंत्रित करने का कार्य करती है, ठीक है। समाज को जोड़ने का काम और नियंत्रित करने का काम कौन करता है, समाज करता है, क्योंकि समाज अगर मतलब कि धर्म करता है समाज को, समाज में अगर कंट्रोल पाना है तो धर्म का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि धर्म में बताई गई चीजें जो होती है समाज को कंट्रोल करने के लिए जानी जाती है, क्लियर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, क्लियर। देखिए, सामाजिक नियंत्रण, धर्म व्यक्ति को नैतिक और अनैतिक के बीच में अंतर सिखाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, हमको कौन बताता है, धर्म बताता है। हमको अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, बुरा करने से हमको रोकता है धर्म, तो समाज के लिए अच्छा ही है, जिससे समाज में अपराध कम होते हैं और अनुशासन बना रहता है, ठीक है। धर्म हमको कभी अपराध करना नहीं सिखाता है, धर्म हमेशा हमको अच्छे मार्ग पर चलने के लिए बताता है। मानसिक शांति और सुरक्षा, संकट के समय धर्म जो होता है व्यक्ति को मानसिक सबल और सुरक्षा की भावना प्रदान करता है, धर्म, ठीक है। इसके अलावा एकता और संगठन, समाज धार्मिक विश्वास लोगों को एक सूत्र में बांधते हैं, तो समान धार्मिक विश्वास जो होते हैं लोगों का, धर्म जो होता है एक धर्म के लोगों का समान विश्वास होता है, तो आपस में जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड होते हैं। त्योहारों और अनुष्ठानों के माध्यम से सामाजिक मेल जोल बढ़ता है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और इससे सामाजिक समरसता बढ़ती है। इसके अलावा पवित्रता की धारणा, धर्म व्यक्ति को जीवन के उच्च मूल्यों के प्रति जागरूक करता है, धर्म आपको पवित्रता सिखाता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में जैसे उपवास करना, प्रार्थना करना, सामुदायिक लंगर चलवाना, जैसे तमाम कार्य लोगों में सेवा और समर्पण की भावना को पैदा करते हैं। अभी आप देखते गर्मी आएगी, तमाम सारे लोग जो है मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप देखते तमाम लंगर लगवा देते हैं, भोजन करवा देते हैं। मंदिरों में आप काशी विश्वनाथ में अन्नपूर्णा का मंदिर हमेशा 24 घंटा वहां पर, 24 घंटा नहीं तो लगभग में कुछ दिन में चलता, हमेशा दिन डेली का डेली वहां पर भोजन करवाया जाता है लोगों को। ऐसे गुरुद्वारों में आप देख लीजिए, तो यहाँ पर सब भोजन करवाए जाते थे ताकि जो है लोग जो जिनके पास नहीं है वो खा ले जा करके,
प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ठीक है, तो कोई भूखा नहीं सोता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, परिवार क्या है? परिवार के प्रमुख प्रकारों की विवेचना कीजिए। क्योंकि परिवार समाज की सबसे मौलिक और सार्वभौमिक इकाई है जो विवाह या रक्त संबंधों पर आधारित होती है। ये बात आप ध्यान रखिए। प्रमुख प्रकार की बात करें तो परिवार का क्या कार्य है? पहला काम होता है जैविक कार्य। जैविक काम यह है कि यौन संतुष्टि और संतान उत्पत्ति परिवार का मुख्य कार्य होता है। परिवार जो बनता है बेटा, परिवार का मुख्य काम क्या होता है? संतान उत्पत्ति करना, जिससे मानव जाति का अस्तित्व बना रहे और मनुष्य की वृद्धि होती रहे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आर्थिक कार्य, परिवार अपने सदस्यों के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था परिवार ही करता है। तो परिवार का ये काम होता है। ठीक है, भोजन की व्यवस्था करना, वस्त्र की व्यवस्था करना, आवास की व्यवस्था करना परिवार का ही काम है। तीसरा काम होता है समाजीकरण। बच्चा सबसे पहले परिवार में ही भाषा, संस्कार और समाज के नियम को सीखता है। अगर परिवार ना हो बच्चे के पास तो बच्चा जानवर की भांति व्यवहार करेगा, जैसे बालिका आदना, कैस्पर हाउजर, ऐसे तमाम प्रकार के बच्चे। रामू जो लखनऊ रेलवे स्टेशन में मिला था, वो बच्चा चूंकि मनुष्य समाज से कटा था। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो मांस का लोथड़ा बस होता है वो बच्चा, वो जैविक प्राणी होता है, बस केवल एक जीव होता है वो। लेकिन जब वो मनुष्य के संपर्क में आता है, परिवार में रहता है, परिवार से बोली बानी भाषा सब कुछ सीखता है, तब जाकर के वो बेटा क्या बनता है? तब जाकर के वो उसका समाजीकरण होता है और वो एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। क्लियर? यानी कि एक बच्चा जब पैदा होता कुछ नहीं जानता, लेकिन वो सामाजिक मूल्यों को, रीति रिवाजों को, क्रियाकलापों को, सबको समाज में रह करके सीखता रहता है और सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। और परिवार सिखाने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, परिवार को नागरिकता की पहली पाठशाला भी कहा जाता है, जो कि परिवार ही जो है, या माता पहली शिक्षिका है। मनोवैज्ञानिक कार्य, परिवार अपने सदस्यों को प्रेम, स्नेह और भावात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं। कहीं से आपको कोई खतरा होता तो परिवार में अपने अगर आ गए तो एक संतुष्ट हो जाती है कि भाई परिवार में अपने पहुंच गए हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज। सातवां प्रश्न, जनरीतियों की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। जनरीतियों की प्रकृति की व्याख्या, देखिए समाज जो होता है, समाज शास्त्री ग्राह समनर के अनुसार जनरीतियां, जिनको फोक बेज कहते हैं, ग्राह समनर की पुस्तक है फोक बेज, उसी में इन्होंने आंतरिक और बाह्य समूह के बारे में बताया। तो फोक बेज पुस्तक जो है वो कहते हैं ग्राह समनर की जनरीतियां समाज में व्यवहार करने के वे तरीके हैं जो धीरे धीरे स्वतः विकसित हो जाते हैं और समूह के द्वारा स्वीकृत कर लेते हैं। जनरीतियां क्या होती है? पहले धीरे धीरे किसी समाज में विकसित हुआ, किसी व्यक्ति में विकसित हुआ, फिर धीरे धीरे करके वो एक प्रकार से सभी लोग उसको मानने लगते हैं और उसके बाद में सभी लोग मिलकर के पूरा का पूरा समाज उसको एक मोहर दे देता, उसको स्वीकृति प्रदान कर देता है। इसकी प्रकृति को समझते हैं। अनौपचारिक प्रकृति, ये लिखित कानून नहीं होती हैं बल्कि परंपरा से चली आ रही आदतें होती हैं। एक आदत जो कि बहुत वर्षों से चली आ रही है तो वही आदतें होती, कोई लिखे पढ़ा कानून नहीं होता, समाज उसको मानता रहता है। दबाव, यदि कोई जनरीति का पालन नहीं करता तो उसे समाज में मजाक या हल्की निंदा का पात्र बनना पड़ता है, लेकिन जेल नहीं भेजी जाती उसको। जैसे कोई अगर समाज की रीति जनरीतियों को पालन नहीं करता है तो समाज उसको कुछ कहेगा नहीं, लेकिन उनकी मौज मस्ती से आप विवाह कर रहे हो, विवाह से एक दिन पहले भोजन करवाने के लिए भत्तवान के दिन भोजन करवाया जाता पहले। अब आजकल भोजन करवाना बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो आजकल भोजन करवाना बंद कर दिया गया है, बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं। जो नहीं करवाते उनको गांव वाले बैठ करके क्या बोलते हैं? अरे मारो तना नाई अटा इनके ससुर के की जो नहीं खवाए दिए, ऐसे बोलते हैं। थोड़ा बहुत आप शब्द भी बोल देंगे, थोड़ा बहुत कुछ निकाल देंगे उसके प्रति, मजाक बुड़ा लेंगे उसका समाज के बीच में, बस इतना ही बोलेंगे। समझ रहे हैं? उसको फांसी नहीं दे देंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे नहीं। कहने का मतलब है कि जनरीतियां आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, तो समूह कल्याण की भावना होती है इसमें। समाज मानता है कि इन रीतियों का अगर पालन हम करते हैं तो हमारा कल्याण होता है, समाज का हित होता है। उदाहरण के रूप में बड़ों का पैर छूना, ये समाज में एक जनरीति है, वर्षों से चली आ रही है, आज भी लोग पैर छूते हैं। मेहमानों का स्वागत करना, अतिथि देवो भव का नारा दिया गया, कोई अगर आया है तो उसको हम सम्मान करते हैं, आज हम करते हैं। खाने पीने के विशिष्ट तरीके, ठीक है, अगर हम अलग तरीके से खाते पीते हैं तो वो सब एक जनरीतियां हैं। जैसे कोई अगर पहुंचे आपका, अभी बड़ों का पैर ना छो, आप सामने से निकलो, आप पैर ना छो, देखो आपके पिता इसे कहते हैं लड़कवा तो बड़ा घमंडी होगा भैया, बड़ा वही ना ही छुआ तब,
समझो? क्यों मेहमान आएगा आपके घरे, पानी चाय ना पियाओ, बड़ा दरिद्र आदमी रहा यार, कहाँ लेके चला क्यों रहा, समझा? तो ये सब क्या है, आपका मजाक उड़ाएंगे कि भाई, लेकिन जनरीति है कि भाई इसको पालन करते लोग, अगर इसका पालन करते तो समाज अच्छा रहता है, नहीं करेंगे तो कुछ बुरा नहीं होता है, लेकिन लोग मजाक जरूर उड़ाते हैं। 8वां क्वेश्चन, सामाजिक स्तरीकरण की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो बहुत बढ़िया प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूं ना, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। चले देखिए, समाज को ऊंच नीच की विभिन्न स्तरों में बांटने की प्रक्रिया को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। चले तो भैया क्या बताते हैं, समाज को ऊंच नीच के जो स्तर होते हैं उसमें स्तरीकरण क्या होता है, सामाजिक स्तरीकरण। जैसे कि थाना पुलिस थाना देखे हो, उसमें ऊंच नीच का क्रम होता है, एसओ का अलग काम होता है, उससे नीचे जो है एसआई का अलग काम है, ठीक है, सिपाही का अलग काम है, होमगार्ड का अलग काम है, सबका काम निर्धारित है, और नीचे से उच्च क्रम में या निम्नता से उच्चता या उच्चता से निम्नता क्रम में विभाजित है। ऐसे ही समाज में भी होता है, कुछ बड़े लोग हैं, कुछ छोटे लोग हैं, कुछ का रिस्पेक्ट ज्यादा होती, कुछ की रिस्पेक्ट कम होती, तो यही सब होता है उच्चता नीचता क्रम में विभाजन, इसी को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। समाज को ऊंच नीच की विभिन्न स्तरों में बांटने की प्रक्रिया को सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, 2 विशेषताएं पूछी गई थी, दोनों के बारे में बता रहा हूं। पहली विशेषता सार्वभौमिकता, यानी कि प्रत्येक समाज में ये विशेषता पाई जाती है, सार्वभौमिकता, यानी स्तरीकरण दुनिया के हर समाज में किसी न किसी रूप में आपको दिखाई पड़ती है, पाई जाती है। ऐसा कोई समाज नहीं है जो पूरी तरह से समानता समतावादी हो, हर समाज के हर लोग बराबर नहीं हो सकते कभी भी पूरे जीवन में, कुछ आगे होंगे कुछ पीछे होंगे, और यही प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। दूसरी विशेषता है प्राचीनता, या कोई आधुनिक व्यवस्था नहीं है सामाजिक स्तरीकरण, बल्कि प्राचीन काल से ही समाज जो होता है आयु के हिसाब से, जैसे कि मान लेते हैं जो बड़े हैं उनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, जो छोटे हैं उनको कम रिस्पेक्ट मिलेगी, जो और छोटे उनको कम रिस्पेक्ट मिलेगी, यानी कि आयु के हिसाब से भी आपका उच्चता निम्नता क्रम विभाजन हो सकता है, ठीक है, वरिष्ठता और निम्नता के हिसाब से। लिंग यानी आप महिला हो कि पुरुष हो, इसके हिसाब से भी आपका उच्च नीच क्रम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा शक्ति, आपके पास पावर कितनी है, आप पावर है, आयु में भले ही छोटे लेकिन पावर ज्यादा है, तो आप उस समय आपके पास परिस्थिति ज्यादा है। संपत्ति आपके पास कितनी है, तो संपत्ति, शक्ति, आयु, लिंग, इन सभी के आधार पर समाज में उच्चता से निम्नता के क्रम में विभाजन होता है। इसी विभाजन करने की प्रक्रिया को सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय, प्रश्न है क्षैतिज गतिशीलता और उदग्र गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, सामाजिक स्थिति में होने वाले बदलाव को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। समाज में स्थिति आपको मान लेते हैं, आप जैसे मान लेते हैं आप एसओ हैं, और आप एसओ इस थाने में है, और अगले थाने में आपको और बड़े ओहदे पर आपको बुला लिया जाए, तो गतिशीलता हो जाएगी आपकी, आप अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति में जा रहे हैं, यानी एक थाना एक संस्कृति है, दूसरे थाने में आप जा रहे हैं, तो वो आपकी सोशल मोबिलिटी होती है, सामाजिक गतिशीलता उसी को कहते हैं। क्षैतिज गतिशीलता, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, जब व्यक्ति का पद बदल जाए लेकिन उसका सामाजिक स्तर यानी स्टेटस वही रहता है, यानी उसका स्तर वही है, पद दूसरा हो जाए लेकिन उसको उतनी ही शक्तियां प्राप्त हैं, तो उसी को बोलते हैं। जैसे एक बैंक मैनेजर का एक शहर से दूसरे शहर में समान पद पर यानी मैनेजर के पद पर ही तबादला हो जाता है, ठीक है। एक सिपाही का दूसरे थाने में तबादला हो जाता है, एक एसआई का दूसरे एसआई के पद पर दूसरे थाने में हो जाता है, उसको बोलते हैं आपका क्षैतिज गतिशीलता या क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता, यानी बराबर के पद पर उसका दूसरे थाने में हो गया है। क्लियर। और उदग्र गतिशीलता मतलब क्या होता है, जिसको आप कहते हैं वर्टिकल गतिशील, वर्टिकल मोबिलिटी, जब व्यक्ति की सामाजिक स्थिति ऊपर यानी पदोन्नति या नीचे पद अवनति हो जाए, यानी कि या तो उसका प्रमोशन हो जाए दूसरे थाने में जाने के बाद में, या उसका डिमोशन हो जाए, या तो ऊंचे पद पर चला जाए या फिर नीचे पद पर चला आए। कहने का मतलब यह है, इसी को उदग्र गतिशीलता कहते हैं, उदग्र सामाजिक गतिशीलता। और क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता क्या है कि जैसे एक स्थान पर एक समाज में आपको इतना पद मिला था, वही पद, सेम पद, समान पद आपको दूसरे समाज में मिल जाए और वहां पर आप चले जाएं, वो हो गई मोबिलिटी, सामाजिक मोबिलिटी हो गई, सोशल मोबिलिटी हो गई, सामाजिक गतिशीलता हिंदी में समाज पद पर, लेकिन उसको क्षैतिज बोलेंगे। और वर्टिकल किसको बोलेंगे, यानी कि उदग्र है, उदग्र माने कहते या तो ऊंचे पद पर आपका हो जाए या तो नीचे पद पर, यानी प्रमोशन चाहे डिमोशन हो जाए, यही होता है आपका उदग्र। उदाहरण के रूप में जैसे एक चपरासी का परीक्षा पास करके अधिकारी बन जाना,
ऊर्ध्वमुखी या किसी अमीर का दिवालिया होकर के गरीब हो जाना अधोमुखी होता है। इस तरीके से यहाँ पर परिवर्तन होता है। ये सामाजिक मोबिलिटी होती है, सोशल मोबिलिटी होती है। निष्कर्षतया क्षैतिज में केवल स्थान बदलता है, जबकि उदग्र में प्रतिष्ठा और श्रेणी भी बदल जाती है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका है, समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये सब चीजें मैंने आपको कई बार बता भी रखी है, तो तीव्र गति से इसको बताएंगे। समाज शास्त्र जो होता है बेटा, आधुनिक सामाजिक विज्ञानों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय रहा है। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से हुई, जिसका मतलब समाज होता है, और दूसरा शब्द है ग्रीक भाषा का, जिसका नाम है लोगोस। लोगोस माने शास्त्र या विज्ञान होता है। 1838 में अगस्त काम्टे ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और समाज शास्त्र जो शब्द बना है वो सोशियस और लोगस दो शब्दों से मिलकर के बना है। समाज शास्त्र की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दी है। जैसे कि वार्ड नाम के एक विद्वान है, वो कहते हैं कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान होता है। क्या है? समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। किसने कहा? वार्ड ने कहा। गिडिंग्स ने क्या कहा? कि समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्लियर? ऐसे ही मैकाइवर और पेज ने कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। किसने कहा? मैकाइवर पेज ने ही कहा। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। तीनों परिभाषा बड़ी सरल है। गिडिंग्स ने क्या कहा? समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वार्ड ने क्या कहा? समाज शास्त्र समाज का विज्ञान होता है। क्लियर? आगे देखते हैं। और मैकाइवर पेज ने कहा कि समाज शास्त्र क्या होता है? सामाजिक संबंधों के विषय में होता है। सामाजिक संबंधों के विषय में अध्ययन है जो सामाजिक संबंधों का जाल होता है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र यानी स्कोप की अगर बात की जाए, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर के विद्वानों में दो मुख्य विचारधाराएं प्रचलित है। पहले विद्वान है स्वरूपात्मक संप्रदाय वाले और दूसरे है आपके समन्वयात्मक संप्रदाय। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है समझते हैं इसको, और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय अंग्रेजी में आप कह सकते हैं इसको फॉर्मेलिस्टिक स्कूल। इसके प्रवर्तक जॉर्ज सीमेल है। इस विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र को एक ही विशिष्ट विज्ञान होना चाहिए। यह समाज के संपूर्ण ढांचे का अध्ययन न करके केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों जैसे अनुकरण का अध्ययन करता। अनुकरण माने होता है किसी भी चीज को अपनाना, सहयोग और प्रतिस्पर्धा का ही अध्ययन करता है समाजशास्त्र। ऐसा स्वरूपात्मक संप्रदाय के विद्वान जॉर्ज सीमेल कहते हैं। जबकि दूसरे जो विद्वान है जो इसको समन्वयात्मक संप्रदाय की विचारधारा में रखते हैं, इसमें सिंथेटिक स्कूल कहते हैं। इसके प्रमुख समर्थक है इमानुएल दुर्खीम, जिन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया। हाउस नाम के विद्वान और पीटरिन सोरोकिन जैसे विद्वानों ने इसको स्वरूपात्मक संप्रदाय मतलब स्वरूपात्मक संप्रदाय से समन्वयात्मक संप्रदाय में इसको रखा है। इनका मानना था कि समाज शास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। समाज के विभिन्न अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए समाज शास्त्र को पूरे समाज का एक इकाई के रूप में अध्ययन करना चाहिए। जबकि वो कहता किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, जैसे अनुकरण के बारे में, समाज में प्रतिस्पर्धा सहयोग के बारे में अध्ययन करना चाहिए, जबकि ये कहता है कि सभी के बारे में अध्ययन करना चाहिए। समाजशास्त्र की विषय वस्तु की अगर बात की जाए तो इसमें सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं हम, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन जैसे परिवार का अध्ययन, धर्म का अध्ययन करते हैं, सामाजिक नियंत्रण का अध्ययन करते हैं, सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं और सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, सामाजिक मुद्दों का अध्ययन करते हैं, सोशल इश्यूज के बारे में जानते हैं। ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। निष्कर्षता कह सकते हैं कि संक्षेप में समाजशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह व्यक्ति और समाज के बीच सूक्ष्म संबंधों से लेकर के वैश्विक सामाजिक परिवर्तनों तक का अध्ययन समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, समाज जो है सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, उदाहरण सहित समझाइए। बिल्कुल है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। यह समाजशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है और समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इस पुस्तक सोसाइटी नाम की पुस्तक में मैकाइवर पेज ने पूरा डिटेल से समाज के बारे में अध्ययन किया है। अर्थ और व्याख्या की बात की जाए इस कथन की, समाज का निर्माण केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं होता, बल्कि उन व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया और संबंधों से होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे को, वो हमको प्रभावित करता है, हम उससे प्रभावित होते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तब सामाजिक संबंध जो है वहां पर बनता है और उसी सामाजिक संबंध का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले मैंने बहुत बारीकी के साथ आपको चीजों को समझाया होगा। सामाजिक संबंधों की विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता, अमूर्त प्रकृति। सामाजिक संबंधों को हम देख या छू नहीं सकते।
केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे कि पिता पुत्र का प्रेम, दो मित्रों के बीच का विश्वास, ये आपको दिखाई नहीं पड़ता। यानी समाज क्या है? अमूर्त अवधारणा है। जटिलता, समाज में एक व्यक्ति एक ही समय में कई संबंधों से बंधा हुआ होता है। इन्हीं संबंधों में उलझे हुए स्वरूप को जाल कहा गया है। निरंतर परिवर्तन, सामाजिक संबंध स्थिर नहीं होते हैं, ये समय और परिस्थितियों के साथ साथ बदलते रहते हैं और इस बदलते हुए जाल का अध्ययन ही समाज करता है। उदाहरण सहित विवेचना अगर देखेंगे तो लिखेंगे परिवार का उदाहरण, जैसे एक घर में रहने वाले 4 लोग समाज तक तब तक नहीं है जब तक उनके बीच पिता माता भाई बहन जैसे संबंधों की स्पष्ट व्यवस्था ना हो। यानी एक परिवार में रह रहे लोगों को तब तक हम समाज नहीं कहेंगे जब तक उनके बीच में अंतर संबंध ना हो, अंतर प्रक्रियाएं ना हो। ये संबंध ही तय करते हैं कि वे एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य निभाते हैं और क्या कर्तव्य भविष्य में निभाएंगे। बाजार का उदाहरण अगर देखें आप, एक दुकानदार और ग्राहक के बीच का संबंध केवल पैसों का लेन देन नहीं होता, बल्कि यह एक सामाजिक विश्वास और भूमिका पर आधारित होता है कि भाई हमने जो है अगर इसको पैसा दे तो हमको सामान अच्छा ही देगा, ठीक है, इस तरीके का विश्वास। तो ये सामाजिक संबंधों पर ही आधारित है पूरी की पूरी चीजें। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अंतः समाज, क्या कह सकते हैं कि अतः समाज कोई भौतिक वस्तु नहीं होती, बल्कि एक मानसिक और अमूर्त व्यवस्था है जो केवल सामाजिक संबंधों के आधार पर टिकी हुई है। ये बात बिल्कुल सही है और मैकावर पेज का यह कथन आज प्रासंगिक बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक संस्था के रूप में विवाह की परिभाषा दीजिए, इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से बताइए। देखिए, समाजशास्त्र में विवाह को एक ऐसी आधारभूत संस्था माना जाता है जो स्त्री और पुरुष के संबंधों को सामाजिक और कानूनी स्वीकृति दोनों प्रदान करती है। विवाह के बाद में व्यक्ति चाहे सामाजिक रूप से चाहे कानूनी तौर पर दोनों तरीके से वो मान्य हो जाता है, एक साथ रहने के लिए सभी लोग राजी हो जाते हैं। विवाह की परिभाषा लिखेंगे, माइलिनोवस्की विवाह की जबरदस्त परिभाषा देते हैं। माइलिनोवस्की कहते हैं कि विवाह बच्चों के प्रजनन और उनके रख रखाव के लिए किया गया एक समझौता होता है जो कि दो परिवारों के बीच में होता है। लूसी मियर नाम के समाजशास्त्री कहते हैं कि विवाह जो होता है एक ऐसा अनुबंध होता है, एक ऐसा बंधन होता है, एक ऐसा जाल होता है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा समाज में वैध माना जाता है। यानी कि विवाह के द्वारा ही एक स्त्री से, अगर स्त्री का विवाह होकर के आई भी स्त्री और उससे कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो समाज उस पुत्र को वैधता प्रदान करता है। समाज उस पुत्र को उस पिता जिससे उत्पन्न हुआ उसमें हिस्सा देता है। लेकिन अगर शादी से पहले हो जाता है तो उसी को नाजायज औलाद बोला जाता है। ये चीजें यहाँ पर क्लियर होती हैं, यानी विवाह ही आपको वैधता देता है। विवाह से पहले ये सब चीजें गैर सामाजिक हैं। विवाह के प्रकार, समाज और संस्कृति के आधार पर विवाह के कई प्रकार या कई रूप होते हैं। पहला होता है एक विवाह, मोनोगेमी। जब एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, यह आधुनिक समाज की सबसे आदर्श रूप होता है। वेस्टरमार्क साहब कहते हैं कि एक विवाह जो होता है विवाह का सर्वोत्तम रूप है, रहा था, रहा है और रहेगा हमेशा। एक विवाह यानी मोनोगमी, एक लड़का एक लड़की शादी कर ले, एक साथ रहे, आराम से पूरा जीवन बिताएं, ये विवाह सबसे अच्छा विवाह माना जाता है और आधुनिक वर्तमान समाज में यही विवाह प्रचलित भी है। दूसरा विवाह होता है बहुविवाह, पोलीगेमी। इसके दो प्रकार है। बहुविवाह में क्या होता है, एक होता है बहुपद विवाह, एक होता है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह में क्या होता है, एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता है इसमें, ठीक है, एक पुरुष जो होता है कई पत्नी रख सकता है। पोलीगेमी, एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह, जैसे प्राचीन राजाओं महाराजा लोग 2-3-4 रानियां रखते थे, तो वो जो है बहुपत्नी विवाह था। दूसरा है आपका बहुपति विवाह, पॉलीगेमी, पॉलिंड्री। एक स्त्री का एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करना, जैसे तिब्बत की कुछ जनजातियों या महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण आपको मिलता है। ये विवाह जो होता है यानी कि बहुपद विवाह। बहुपद विवाह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है भ्रातृक बहुपद विवाह, एक होता है अभ्रातृक बहुपद विवाह। भ्रातृक बहुपद विवाह में क्या होता है कि स्त्री जो होती है वो बड़े भाई से शादी करती है, ऑटोमेटिक 3-4 भाई जो होते हैं उसके पति हो जाते हैं। और अभ्रातृक बहुपद विवाह में होता है कि भाई विवाह होता है कई पुरुषों के साथ एक पत्नी का। ऐसे समाजों में जहां पर स्त्रियां कम है, तो वहां पर जब समाज में ऐसे शादी होती है तो वहां पर एक ही पत्नी के कई पति होते हैं, ठीक है, यानी एक ही स्त्री के कई पति होते हैं। उस स्त्री का घर चाहे तो स्त्री अपने घर पे रहती है, बारी बारी से लोग आते हैं और अपना समय फिक्स होता है सभी का, तो अपने अपने हिसाब से करते हैं। ये सब चीजें जो है ये होता है बहुपत्नी विवाह। बहुपद विवाह दो प्रकार का, भ्रातृक और अभ्रातृक। भ्रातृक बहुपद विवाह द्रौपदी, जैसे आप देखते हैं पांचाली जो थी, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव सभी की पत्नी थी, ठीक है, तो लोग उन्हीं का वंशज कुछ लोग मानते हैं और अपने आप को बताते हैं। अगला है आपका समूह विवाह, ग्रुप मैरिज। जब पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से
सामूहिक रूप से विवाह करता है तो उसको हम समूह विवाह कहते हैं। अगला विवाह है आपका अंतर विवाह, इंडोगेमी। अपनी ही जाति या समूह के भीतर विवाह करना आपका इंडोगेमी यानी अंतर विवाह कहलाता है। बहिर्विवाह क्या होता है? एक्सोगेमी, यानी अपने गोत्र या समूह से बाहर विवाह करना ही आपका बहिर्विवाह कहलाता है। बहिर्विवाह का मतलब क्या? ये नहीं होता कि आप जो है दूसरे जाति में विवाह करें, नहीं। बहिर्विवाह का मतलब होता है अपने गोत्र और अपने समूह से बाहर विवाह करें। जैसे कि मैं गर्ग गोत्र का हूं तो मैं गर्ग गोत्र की कन्या से विवाह नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरी सिस्टर लगेगी, ये चीज है। विवाह का उद्देश्य क्या है? देखिए, विवाह का मुख्य उद्देश्य केवल यौन संतुष्टि नहीं बल्कि परिवार की स्थापना करना, बच्चों का समाजीकरण करना और आर्थिक सहयोग करना बच्चों का होता है। निष्कर्षतः विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है। हालांकि इसके स्वरूप अलग अलग समाजों में अलग अलग होते हैं लेकिन हर एक समाज में विवाह प्रचलित है। परिस्थिति की परिभाषा दीजिए, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में क्या अंतर है बताएं। देखिए, समाज शास्त्र में परिस्थिति यानी स्टेटस की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज एक विशाल ढांचा है और इस ढांचे में प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित स्थान या पद होता है। इसी पद को समाजशास्त्रीय भाषा में परिस्थिति कहा जाता है। कोई व्यक्ति किस सिचुएशन में है, किस पद पर है। राल्फ लिंटन नाम के समाजशास्त्री ने 1936 में अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में इसे विस्तार से समझाया है। द स्टडी ऑफ मैन नाम की पुस्तक किसकी है? राल्फ लिंटन की है। उसमें इन्होंने समझाया विस्तार से पूरा परिस्थिति के बारे में। परिस्थिति की परिभाषा की बात की तो लिंटन कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति को एक निश्चित समय में जो स्थान प्राप्त होता है वही उसकी परिस्थिति कहलाती है। अकबर्न कहते हैं कि अकबर्न निमकाप की परिस्थिति एक समूह में व्यक्ति के पद की सूचक होती है और किस पद पर है, कितना उसके पास पावर है, किस सिचुएशन में है, वो उसका पद दिखाता है परिस्थिति उसकी। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में मुख्य अंतर की अगर बात की जाए तो समाजशास्त्री दृष्टिकोण से इन दोनों के बीच में अंतर निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। कई सारा अंतर है। प्रदत्त परिस्थिति मतलब कि जो आपको आपके पिता की के द्वारा आपको जन्म से ही मिल गई उसको प्रदत्त परिस्थिति, जो आपने अपने दम पर अपने बल पर प्राप्त करी है उसको अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। दोनों में अंतर समझते हैं। प्राप्ति का आधार, पहला अंतर, प्रदत्त परिस्थिति वह है जो व्यक्ति को समाज में जन्म से ही मिल जाती है। इसके लिए व्यक्ति को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह उसके लिंग, आयु, जाति, परिवार के आधार पर तय हो जाती है कि भाई वो प्रदत्त परिस्थिति, यानी कि कोई महिला है, पुरुष है, परिवार उसका बड़े खानदान का है, उसकी जाति उच्च है, तो वो सब उसको उसके पिता से मिलता है, उसमें उसका कोई मतलब हाथ नहीं होता। इसके विपरीत अर्जित परिस्थिति व्यक्ति को उसके अपने व्यक्तित्व गुणों, शिक्षा, कुशलता और प्रयासों के आधार पर प्राप्त होती है, यानी कि वो अपने दम पर प्राप्त करता है, उसको अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। चयन की स्वतंत्रता, दूसरा अंतर। देखिए, प्रदत्त परिस्थिति के चयन में व्यक्ति का अपना कोई वश नहीं होता है। कोई व्यक्ति किस धर्म या किस जाति में पैदा होगा या उसके हाथ में नहीं होता है, ये उसका पहले से डिसाइड नहीं होता कि किस जाति में होगा, किस धर्म में पैदा होगा। व्यक्ति जिसमें पैदा हो गया उसकी परिस्थिति वही है। दूसरा, वही अर्जित परिस्थिति के चयन में व्यक्ति स्वतंत्र होता है। वह अपनी इच्छा और मेहनत से तय कर सकता है कि उसे भविष्य में क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर पॉलिटिशियन बनना है, क्या बनना है। तीसरा अंतर, स्थिरता और परिवर्तनशीलता का। प्रदत्त परिस्थिति काफी हद तक अस्थायी और स्थिर होती है, इसे बदला नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट जाति में पैदा हुआ है तो वह जीवन भर उसी जाति का रहेगा, अपनी जाति को बदल नहीं पाता। इसके उलट अर्जित परिस्थिति परिवर्तनशील होती है। एक व्यक्ति आज यदि गरीब है तो वह कल मेहनत करके अमीर बन सकता है और या अपनी शिक्षा से ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। यह अर्जित परिस्थिति होती है। इस आधार पर अंतर। चौथा अंतर है समाज का प्रकार। देखिए, प्रदत्त परिस्थिति उन समाजों में अधिक महत्वपूर्ण होती है जो प्राचीन या परंपरागत है, जैसे कि ग्रामीण समाज, ठीक है, ग्रामीण भारत। यहाँ व्यक्ति की पहचान उनके खानदान या जाति से होती है भारत में। लेकिन आधुनिक यानी औद्योगिक और शहरी समाजों में अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ व्यक्ति को केवल उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके काम और योग्यता से आंका जाता है। शहरों वगैरह में आपकी जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके किस पद पर है वो फर्क पड़ता है। ठीक है, अब तो लगभग में यही पद यानी कि अर्जित परिस्थिति ही पावर में रहती है। ठीक है, अर्जित परिस्थिति का ही बोलबाला है आज के युग में। गुण और योग्यता का महत्व। प्रदत्त परिस्थिति में व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों या बुद्धि का कोई मूल्य नहीं होता। एक अयोग्य व्यक्ति भी राजा का पुत्र होने के कारण से राजकुमार की परिस्थिति प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जबकि अर्जित परिस्थिति पूरी तरह से व्यक्ति की योग्यता पर टिकी होती है।
एक डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए व्यक्ति को कठिन मेहनत करना पड़ता है और अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती तब जाकर के वो बनता है। उदाहरण के माध्यम से स्पष्टीकरण अगर देखें हम तो प्रदत्त परिस्थिति जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, वृद्ध होना, स्त्री या पुरुष होना या फिर किसी राज परिवार का सदस्य होना, ये सभी पद व्यक्ति को बिना किसी प्रयास के वैसे मिल जाते हैं उसको, ठीक है। जबकि अर्जित परिस्थिति जो होती है, एक साधारण परिवार के बालक का पढ़ लिख करके कलेक्टर बनना, एक खिलाड़ी का अपनी मेहनत से कप्तान बनना या किसी व्यक्ति का चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बनना, ये सब आपकी अर्जित परिस्थिति का परिणाम होता है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको। बड़ी बारीकी से हमने उदाहरण के रूप में इतना जबरदस्त उदाहरण समझा दिया है कि आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा कुछ के लिए, किसी भी चीज के लिए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संक्षेप में कि प्रदत्त परिस्थिति समाज को परंपरा निरंतरता प्रदान करती है, जबकि अर्जित परिस्थिति समाज में प्रतिस्पर्धा और विकास का मार्गदर्शन या मार्ग प्रशस्त करती है। एक स्वस्थ समाज के लिए इन दोनों का होना आवश्यक होता है, चाहे प्रदत्त परिस्थिति की बात करें चाहे अर्जित की बात करें, आवश्यक है। हालांकि वर्तमान समय में अर्जित परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जा रहा है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और उन्नति का प्रतीक है और आज अर्जित परिस्थिति जो है सबसे प्रभावकारी भी रही है। इस तरीके से आपने तमाम सारी चीजों को समझा। अगर इसका आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, हमारे ग्रुप में से जुड़ना है, 9984 039 139 पर एसएमएस कर दीजिएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम और किस सेमेस्टर में आप हैं। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर की फीस आपके लिए रख दी गई है, मात्र 150 रुपए फीस में आपके लिए सभी सब्जेक्ट की व्यवस्था कर दी गई है। पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स मिलेगा और सेकंड सेमेस्टर की पूरी 6 महीने तक की क्लास भी मिलेगी इसमें। मतलब सेकंड सेमेस्टर का 6 महीना और फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कोर्स नोट्स आपको क्रैश कोर्स सब कुछ मिल जाएगा मात्र 150 रुपए में। आप जैसे ही इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको फीस जमा कर देनी है। जैसे ही फीस जमा करेंगे आपके पास जो है ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, आपको नोट्स सेंड कर दिया जाएगा पर्सनली तमाम सारा, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। पेपर में पेपर देने जाएंगे आप, एक कम से कम 2-3 मॉडल पेपर मैं आपको दे दूंगा ऐसे, इनको केवल अगर आप केवल 2 ही 3 मॉडल पेपर पढ़ना तो, बाकी मैं दूंगा तो 5-6 मॉडल पेपर आपको, उनमें से केवल 2-3 भी आपने पढ़ लिया तो आपके काम हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट की चीजें मिल जाएंगी, सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है। राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजी पैरू बरेली रोहिलखंड, मासा कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, इसके अलावा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया, तो कुछ का पेपर हो चुका। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर, मां पाटेश्वरी बल्लापुर विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं। केवल फर्स्ट सेमेस्टर में जुड़ना है तो 100 रुपए फीस है आपके लिए, ठीक है। और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का एक साथ लेंगे तो 150 रुपए, यानी 50 रुपए और खर्च करेंगे तो पूरा 6 महीने तक की आपकी क्लास भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, और जिन बच्चों को केवल सेकंड सेमेस्टर का कोर्स ज्वाइन करना है तो सेकंड सेमेस्टर की फीस भी 100 रुपए है, वो एसएमएस कर देंगे इसी नंबर पर, गुरुजी हमको केवल सेकंड का भी ज्वाइन करना है, आप ग्रुप से जोड़ दें। तो सेकंड सेमेस्टर का भी ग्रुप बन चुका है, जल्दी क्लासेस चलेंगी तो उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। नोट्स वगैरह पहले से आपको मिलेंगे जल्दी से। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत लगी है आज की वीडियो के माध्यम से। मैंने जो आपको बताया, मैं चाहता तो 1 ही घंटे में सब कुछ कवर कर देता, लेकिन मैंने कहा कि आपको समझाना है तो थोड़ा लंबा क्लास हो गया, ठीक है। माफी चाहेंगे उसके लिए, हालांकि आपके लिए बहुत बेस्ट था। धन्यवाद।